अच्छा, आज जो हमारा यूनिट 9 है, ये है एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। इस पूरी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, उसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जब हम क्रिटिकल थिंकिंग का पोर्शन कर लेंगे, फिर हम आएंगे रिफ्लेक्टिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर, फिर उसको हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये मेन हमारे दो पोर्शंस हैं इस चैप्टर के। पहले समझते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास क्या है। एक ऐसी एबिलिटी, ठीक है, कि आप एक चीज के बारे में क्लियरली सोच सको। ठीक है, मींस थिंकिंग क्लियरली, डीपली, केयरफुली। ठीक है, एक चीज के बारे में जब आप इन डेप्थ सोचते हो, बहुत ही डिटेल में सोचते हो, केयरफुली सोचते हो, वाइजली सोचते हो, ठीक है, डीपली सोचते हो, ताकि आप जिंदगी में अच्छे डिसीजंस ले सको, ताकि आप अच्छे फैसले ले सको। ठीक है, ताकि आप एक प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सको, ठीक है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकाल सको। इसे हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। मींस ऐसी एबिलिटी जिसमें हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं, चीजों को इन डेप्थ में समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, क्लियरली सोचना, लॉजिकली सोचना, इंडिपेंडेंटली सोचना। और इसमें एक चीज आती है कि क्वेश्चनिंग होती है। इसमें जो है हमारे क्वेश्चन, हमारे जहन में क्वेश्चन अराइज होते हैं, हम लोगों से पूछते हैं। हम कभी भी किसी चीज पे ब्लाइंडली यकीन नहीं करते। जब तक एक एविडेंस ना दिया जाए, जब तक लॉजिक्स की बात ना हो, हम उस चीज पे यकीन नहीं करते। इसे हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स थिंकिंग केयरफुली एंड वाइजली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन और बिलीविंग समथिंग। जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसका मतलब ये है कि एक चीज के बारे में बहुत ही केयरफुली सोचना, वाइजली सोचना, डीपली सोचना, इन डेप्थ में सोचना, ताकि आप एक चीज के बारे में अच्छी डिसीजन ले सको और एक चीज पे बिलीव कर सको। इट इज द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, लॉजिकली एंड इंडिपेंडेंटली। मीन्स एक ऐसी एबिलिटी है, ठीक है, कि हम एक चीज के बारे में बहुत ही इन डेप्थ में सोचते हैं, हम किसी की बात पे कभी भी यकीन नहीं करते, हम क्वेश्चनिंग पे क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देते हैं। हम एक चीज के बारे में एक क्वेश्चंस जो है वो पूछने लगते हैं, और हमें जो है एविडेंस चाहिए होता है। हम कभी भी एजम्पशंस पे नहीं जाते, हम कभी भी हाइपोथेसिस पे ऐसे यकीन नहीं करते, किसी की बात पे ऐसे यकीन नहीं करते, बल्कि हम लॉजिक्स की तरफ जाते हैं, हम एविडेंस की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि जो नॉलेज हमें मिलती है, पहले उसको एनालाइज करते हैं केयरफुली। जो हमारे जो एजम्पशंस होते हैं, जो हाइपोथेसिस होते हैं, ठीक है, जो लोगों के ख्यालात होते हैं, उसको हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कि आप इसको प्रूव करो। उसको हम एविडेंस जो हमें मिलता है, उसको हम एवेल्युएट करते हैं कि किस हद तक ये एविडेंस सही दिया गया है। ठीक है, एंड मेकिंग रीजन डिसीजंस, अच्छे डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, a critical thinker does not accept things blindly, but instead asks, is it true? Is it true, and what is the evidence? जब भी एक क्रिटिकल थिंकर सोचता है, क्रिटिकली थिंक करता है, वो कभी भी आपकी बातों पे ब्लाइंडली यकीन नहीं करता, वो किसी की बात पे ऐसे यकीन करता ही नहीं है, वो एजम्पशंस को ऐसे ही मानता ही नहीं है। ठीक है, बल्कि वो क्वेश्चन आपसे करता है, इज दिस ट्रू, क्या ये ट्रू है, और अगर ट्रू है तो एविडेंस क्या है। ठीक है, तो एक क्रिटिकल थिंकर हमेशा क्या करता है, वो क्वेश्चनिंग अराइज करता है। ठीक है, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता है। दिस स्किल इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली इन एकेडमिक लर्निंग बट ऑल्सो इन एवरी डे लाइफ, वेयर मीनिंगफुल चॉइसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर नीडेड। देखिए, ये एक ऐसा स्किल है कि सिर्फ आपकी एकेडमिक लर्निंग में नहीं, ठीक है, आपकी लर्निंग में नहीं, आपके इंस्टीट्यूशंस में नहीं, बल्कि आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है, एवरीडे लाइफ है, हर जगह ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी जिंदगी में अच्छे चॉइसेस ले सको, अच्छे डिसीजन मेकिंग कर सको, और एक प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सको। क्रिटिकल थिंकिंग इंकरेजेस ओपन माइंडेडनेस। ठीक है, ये ओपन माइंडेडनेस को इंकरेज करता है। मींस के क्रिएटिविटी है, बेटर कम्युनिकेशन होती है। मतलब इसका ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर एक इंडिविजुअल है, वो क्रिटिकल थिंकर है, मीन्स कि वो क्या है, फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होगी, वो कभी भी रिजिडिटी की तरफ नहीं जाएगा, कभी भी रिजिड नहीं होगा कि जो मेरा पॉइंट है वो बिल्कुल सही है, बल्कि वो क्या करता है, वो कहता है हाँ, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। आप अपने पॉइंट से जो है उसको साबित करो अपनी बात को। वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनता है, दूसरे के ओपिनियंस को सुनता है, उनके सजेशंस को सुनता है, उनके एविडेंस को सुनता है, देखता है, इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट करता है। ठीक है, मीन्स कि ओपन माइंडेडनेस इसमें आ जाती है। मीन्स कि आप जो है इतने रिजिड नहीं होते हो, बल्कि आप दूसरों के पॉइंट्स को सुनते हो, आप एविडेंस की तरफ जाते हो। तो ये सारी चीजें जो हैं वो
क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाती है। ठीक है। तो हमने कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग में हमारे पास क्या होता है कि ओपन माइंडेडनेस होती है। अच्छा, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम पढ़ेंगे उसमें आप ये पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो कि क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है। क्रिएटिविटी होती है, बेटर कम्युनिकेशन होती है, ओपन माइंडेडनेस होती है। ओपन माइंडेडनेस का मैंने पहले भी बताया कि इसका मतलब क्या है कि बीइंग एबल टू लिसन। ठीक है, ओपन माइंडेडनेस का मतलब है कि बीइंग विलिंग टू लिसन। ठीक है, आप विलिंगली दूसरों के आइडियाज को सुनते हो, डिफरेंट ओपिनियंस को एक्सेप्ट करते हो, उनके जो पॉइंट्स है उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, तो इट मीन्स कि आप में क्या है, ओपन माइंडेडनेस है। ठीक है। अच्छा, एक इंडिविजुअल जो है जब क्रिटिकल थिंकिंग करता है, क्रिटिकल थिंकिंग से क्या फायदा होता है कि वो स्मार्टर डिसीजन लेता है, मिस्टेक्स को अवॉइड करता है, और एक अच्छा कॉन्फिडेंट जो है एक इंडिविजुअल बन जाता है। वो अपनी थिंकिंग के बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में फिर कॉन्फिडेंट होता है अगर उसके पास अच्छी नॉलेज होती है, एविडेंस होता है, लॉजिक होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आजकल के दौर में ये हमारे पास डिफरेंट ऐसे स्किल्स हैं कि बच्चों में ये होनी चाहिए, इसको इनहेंस करना चाहिए। ठीक है, बच्चों पे काम करना चाहिए। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हमारे पास हैं कि हम बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पावर पे काम कर सकें। ठीक है, फिर नीचे फिर क्रिटिकल थिंकिंग की एक डेफिनेशन दी है। फिर एडवर्ड ने एक डेफिनेशन दी है, पीयर टॉलरेंस, एक्सेप्टिंग। हाँ बिल्कुल, एक्सेप्टिंग है। ठीक है, एक्सेप्टिंग इसमें आ जाता है। ये भी आपके, आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो। ठीक है, सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। एडवर्ड ने क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन दी थी कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, एक ऐसी एबिलिटी कि एक चीज के बारे में जब आप क्लियरली सोचते हो, रेशनली मीन्स के लॉजिक्स पे जाते हो। ठीक है, लॉजिकली आप सोचते हो, अंडरस्टैंडिंग द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आइडियाज। और जो आप जो आइडियाज होते हैं, जो एविडेंस दे रहा होता है, आप देखते हो कि इसके बीच में, इसके दरम्यान में कोई लॉजिकल कनेक्शन है कि नहीं है, वो एविडेंस इसी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि जो बात वो कर रहा है एविडेंस जो है वो बिल्कुल हट के है। तो आप क्या करते हो कि आप बातों के दरम्यान में, पॉइंट्स के दरम्यान में, आइडियाज के दरम्यान में जो है वो लॉजिकल कनेक्शन ढूंढते हो। तो ये क्या है, एक डेफिनेशन है क्रिटिकल थिंकिंग की। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। हम चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आस्क क्वेश्चंस, हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं, हम चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, क्वेश्चनिंग पे क्वेश्चनिंग हमारी शुरू हो जाती है। और फाइंड द ट्रुथ, हम ट्रुथ की तरफ जाते हैं, सच्चाई की तरफ जाते हैं, एविडेंस के थ्रू उसको जो है वो मालूम करते हैं। और सॉल्व प्रॉब्लम्स, और हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द ट्रुथ। आप ट्रुथ को अंडरस्टैंड करते हो, आप जो है कंफ्यूजन को, ट्रिक को जो है वो अवॉइड करते हो। ठीक है, कोई आपको अपनी बातों में जो है नहीं लेके आ सकता, कोई जो है आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, आप कंफ्यूजन का शिकार नहीं होते हो, बल्कि आप एक चीज के बारे में इतनी डेप्थ में जाते हो, एविडेंस पे जाते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो, लॉजिक्स पे जाते हो, तो आप जो है एक चीज को अच्छे से समझ सकते हो। और इससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो, उनको आप वाइजली जो है वो सॉल्व कर लेते हो, और अपनी लाइफ में, स्कूल में, वर्क में, लाइफ में आप अच्छे डिसीजन भी लेना शुरू कर देते हो, आपकी बेटर चॉइसेस होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है 21st सेंचुरी स्किल्स। अभी हम देखते हैं कि 21st सेंचुरी स्किल्स क्या होते हैं। ठीक है, 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं वो स्किल्स होते हैं जो कि एक ऐसी एबिलिटी, ठीक है, या आप नॉलेज कह सकते हो, जो कि लोगों की आजकल बहुत ही बड़ी नीड है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी नीड है, ताकि वो आजकल के दौर में, टुडेज वर्ल्ड की अगर हम बात करें, उसमें सक्सीड कर जाएं। मीन्स कि ये ऐसे स्किल्स हैं कि जो आपको जॉब्स में, आपके एजुकेशन में, आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, और आजकल जो है वो हर इंडिविजुअल के अंदर जो है ये सारी स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, ताकि वो सक्सीड कर जाए अपने जॉब लाइफ में, अपने एजुकेशन में, अपनी लाइफ में। ठीक है, तो हमारे पास 21st सेंचुरी स्किल्स क्या हैं, ये वो स्किल्स हैं दैट स्टूडेंट्स एंड पीपल नीड टू लर्न, लिव। उनको जरूरत है इस स्किल की, ताकि वो अच्छी जिंदगी जो है वो जो है वो जी सके, अच्छी जो है उनकी लर्निंग हो सके। ठीक है, अच्छा जो है वो काम कर सकें, अच्छी उनकी जॉब हो, अच्छी उनकी एजुकेशन हो, अच्छी उनकी लाइफ हो। तो उसके लिए ये 21st सेंचुरी कुछ स्किल्स हैं जो कि हमारे में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, हम स्टूडेंट्स की बात करें, ओवरऑल इंडिविजुअल्स की बात करें, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है।
अच्छा, ये स्किल हमें किस चीज में हेल्प करती है? हेल्प अस थिंक बेटर, हम अच्छे से सोच सकते हैं, वर्क बेटर, अच्छा काम कर सकते हैं, एंड लिव बेटर, और हमारी अच्छी जिंदगी हो सकती है इन द मॉडर्न एज। वे टेक्नोलॉजी, टीम वर्क एंड फास्ट लर्निंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के दौर में जहाँ पे टेक्नोलॉजी की इतनी इंपॉर्टेंस है, टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क है, फास्ट लर्निंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के वर्ल्ड में, मॉडर्न एज में, मॉडर्न वर्ल्ड में आपके पास इन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अच्छे से सोच सको, काम अच्छा कर सको और अच्छी जिंदगी गुजार सको। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो स्किल्स हैं, इसको डिवाइड किया गया है थ्री टाइप्स में या थ्री ग्रुप्स में। सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग स्किल्स, ठीक है, जिसको 4 Cs भी कहा जाता है। फिर हमारे पास है लिटरेसी स्किल्स, ठीक है, और हमारे पास फिर है लाइफ स्किल्स। अब हर एक को हम डिटेल से देखते हैं कि ये स्किल्स होते क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग स्किल्स। लर्निंग स्किल्स को हम 4 Cs भी कहते हैं। ये वो स्किल्स होते हैं, वी नीड टू लर्न न्यू थिंग्स, जो कि हमें न्यू चीजों को, इंफॉर्मेशन को सीखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, और मिलके जो है काम करने में हेल्प करती हैं। इनको हम 4 Cs भी कहते हैं। अभी इनको हम अलग अलग से डिस्कस करते हैं कि असल में ये 4 Cs जो है, ये कौन से स्किल्स हैं, ये लर्निंग स्किल्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो स्किल है इसमें है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग को हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक ऐसा स्किल है जिसमें हम चीजों के बारे में इन डेप्थ सोचते हैं, केयरफुली सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, क्लियरली सोचते हैं। हम एविडेंस के पे बात करते हैं, हम हमें लॉजिक्स चाहिए होते हैं, हम क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, हम अच्छे चॉइसेस जो है वो उसकी तरफ जा सकते हैं, और हम अपने प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिस मीन्स थिंकिंग केयरफुली एंड लॉजिकली, ठीक है, बिफोर मेकिंग डिसीजंस। आप एक चीज के बारे में बहुत ही केयरफुली, लॉजिकली, रेशनली, इन डेप्थ या डीपली, क्लियरली आप सोचते हो, ताकि आप अच्छे डिसीजन मेकिंग कर सको। यू आस्क क्वेश्चंस, लुक एट द फैक्ट एंड डोंट बिलीव थिंग्स ब्लाइंडली। ठीक है, आप हमेशा इसमें क्वेश्चन अराइज करते हो, क्वेश्चनिंग करते हो। आप कभी भी जो है ब्लाइंडली चीजों पे यकीन नहीं करते हो, बल्कि आप फैक्ट्स की बात करते हो, फैक्ट पे जो है या एविडेंस की बात करते हो। ठीक है, एविडेंस बेस्ड बात करते हो। अच्छा, एग्जाम्पल ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन न्यूज देखते हो, तो आप पहले पूछते हो कि क्या ये ट्रू है या नहीं है। आप ब्लाइंडली किसी भी चीज पे, किसी भी न्यूज पे यकीन नहीं करते हो। ठीक है, बल्कि आप जो है, आप फैक्ट्स की बात करते हो, आप जो है एविडेंस की बात करते हो। जब आपको वो मिल जाए, फिर आप उस चीज पे यकीन करने लगते हो। तो ये हमारे पास क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। फिर हमारे पास जो सेकंड, हमारे पास जो लर्निंग स्किल्स हैं वो क्या है? क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी का होना बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, ये तमाम स्किल जो है, चाहे वो स्टूडेंट की बात करें और आप इंडिविजुअल की बात करें, ठीक है, इंडिविजुअल्स की, ये तमाम स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी का मतलब है यूजिंग योर इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन, ताकि आप अच्छे आइडियाज को जनरेट करो, अच्छे आइडियाज के बारे में सोचो, न्यू आइडियाज के बारे में सोचो, न्यू डिजाइन्स के बारे में, न्यू सोल्यूशंस के बारे में। ये हमारे पास क्या है? क्रिएटिविटी, ताकि आप न्यू आइडियाज को, न्यू सोल्यूशंस को क्रिएट कर सको। ठीक है, जिसमें आप अपनी इमेजिनेशन को यूज करते हुए आप क्या करते हो? न्यू आइडियाज की तरफ जाते हो, न्यू डिजाइन की तरफ जाते हो। ठीक है, क्रिएटिव पीपल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो हमारे पास क्रिएटिव पीपल होते हैं, वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। ठीक है, कुछ नया सोचते हैं, न्यू आइडियाज की तरफ जाते हैं, न्यू सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? क्रिएटिविटी, एंड ट्राई समथिंग डिफरेंट वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और हमेशा वो कोशिश करते हैं कि चीज को डिफरेंट वे में सॉल्व करें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम बच्चों को जब प्रोजेक्ट देते हैं या कोई इस तरह की एक्टिविटी कराते हैं, तो हम उनकी क्रिएटिविटी भी चेक कर रहे होते हैं कि उसने कितना जो है वो कितनी क्रिएटिविटी दिखाई है। तो क्लास में क्या होता है कि कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया होता है, क्रिएटिविटी दिखाई होती है, न्यू आइडियाज जो है उनके होते हैं, न्यू उनके जो है वो अच्छे पॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल नया करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? क्रिएटिविटी है। जैसे ड्राइंग समथिंग न्यू, कुछ नया ड्रॉ करना, एक राइटिंग अ स्टोरी और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन अ न्यू वे। ठीक है, एक अच्छी स्टोरी लिखना, न्यू डिफरेंट वे में ड्राइंग करना, या आप किसी प्रॉब्लम को एक न्यू वे से, डिफरेंट तरीकों से एक तरह से सॉल्व करते हो, तो ये भी आपकी क्रिएटिविटी है। ठीक है, फिर हमारे पास है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम्युनिकेशन को हमने कल डिटेल में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन होती क्या है। कम्युनिकेशन
का मतलब है बीइंग एबल टू शेयर योर आइडियाज क्लियरली, अपने आइडियाज को क्लियरली शेयर करना विद अदर्स, दूसरों के साथ अपने आइडियाज को शेयर करना थ्रू डिफरेंट चैनल्स, मीन्स थ्रू स्पीकिंग, थ्रू राइटिंग और इवन बॉडी लैंग्वेज। ये हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन असल में क्या होती है, शेयरिंग आइडियाज क्लियरली, ठीक है, थ्रू स्पीकिंग, राइटिंग, थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है, आप कह सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन, के अपने आइडियाज को दूसरों के साथ शेयर करना। और इट ऑल्सो मीन्स बीइंग अ गुड लिसनर। अगर आप गुड कम्युनिकेटर हो तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छी आपकी स्पीकिंग, आपकी लिसनिंग, आपकी राइटिंग, आपकी रीडिंग, आप ओवरऑल जो है एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, मीन्स कि आपकी ओवरऑल ये स्किल्स जो हैं वो काउंट होते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हो तो मीन्स कि आप अच्छे लिसनर भी होंगे। ठीक है, आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए अच्छा लिसनर भी होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ अच्छे स्पीकर हो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। ठीक है, आपको अच्छा लिसनर भी होना पड़ेगा, आप दूसरों के आइडियाज को भी सुनो, दूसरों की बातों को भी सुनो, उसको भी क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड करो। ठीक है, तो इसमें आपको अच्छा लिसनर भी होना पड़ेगा, जैसे गिविंग अ प्रेजेंटेशन और टॉकिंग काइंडली इन अ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, फिर हमारे पास है कोलिब्रेशन। कोलिब्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग एक स्किल है। ठीक है, मीन्स कोलिब्रेशन का मतलब होता है टीम वर्क। ठीक है, कोलिब्रेशन क्या होती है, टीम वर्क, मीन्स कि दूसरों के साथ काम करना, मिल के काम करना। दिस मीन्स वर्किंग वेल विद अदर्स, दूसरों के साथ अच्छा काम करना टू रीच अ गोल, एक गोल तक पहुंचने के लिए जब हम एक ग्रुप में काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, उसे हम कहते हैं कोलिब्रेशन। जैसे हम यूनिवर्सिटी में जो है इस तरह से ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं, असाइनमेंट पे काम करते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उसमें क्या होती है, कोलिब्रेशन होती है, मीन्स कि हम एक गोल को अचीव करने के लिए मिल के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मिल के काम करने को या टीम वर्क को क्या कहते हैं, कोलिब्रेशन कहते हैं, जिसमें आप अपने आइडियाज को शेयर करते हो, दूसरों की हेल्प करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, हर मेंबर को जो भी टीम में है उसको आप रिस्पेक्ट देते हो। तो इसमें हम रिस्पेक्ट देना इंपॉर्टेंट है, दूसरों को सुनना, दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट देना, ठीक है, उनके पर्सपेक्टिव को सुनना और आइडियाज शेयर करना, ये तमाम चीजें जो हैं उसमें आ जाती हैं। जैसे कोई प्रोजेक्ट पे काम करना, एक ग्रुप पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसमें हर एक अपना रोल है, आइडियाज शेयर हो रहे हैं, एक दूसरे के आइडियाज को सुन रहे हैं, एक दूसरे के सजेशन को सुन रहे हैं। ठीक है, और मिल के काम कर रहे हैं, एक टीम वर्क कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं कोलिब्रेशन। ये स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लिटरेसी स्किल्स। ठीक है, अब हम लिटरेसी स्किल की बात करेंगे कि लिटरेसी स्किल फिर क्या होता है। ये ऐसे स्किल्स होते हैं रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मीन्स कि टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, आप में इतना स्किल हो कि आप इंफॉर्मेशन को, सही इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सको, सही और गलत इंफॉर्मेशन में फर्क कर सको। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज आता हो। ठीक है, ये हमारे पास सारे आ जाते हैं लिटरेसी स्किल में। ठीक है, फिर इसको हम डिटेल से फिर पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से स्किल्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मतलब होता है कि नोइंग हाउ टू फाइंड करेक्ट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, मीन्स में आपके आपके जो आप में एक इंफॉर्मेशन लिटरेसी का होना जरूरी है। आपको पता हो कि करेक्ट इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, इसमें क्या फर्क होता है, आपके पास कौन से ऐसे जो है वो अच्छे सोर्सेज हैं, सिक्योर अच्छे सोर्सेज हैं जिसको आपको पता हो कि इसकी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक हो सकती है, मीन्स कि आप में इतना ये स्किल हो कि आप गलत और सही इंफॉर्मेशन में फर्क कर सको। ठीक है, यूजफुल इंफॉर्मेशन में और जो आप कह सकते हो कि ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है, उसमें आप फर्क कर सको। आप इंफॉर्मेशन को, अच्छे इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सको, तलाश कर सको, और अच्छे इंफॉर्मेशन को जो है आप इंफॉर्मेशन को जज भी कर सको। ठीक है, कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो सही है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो गलत हो सकती है। एंड हाउ टू नो इफ द इंफॉर्मेशन इज ट्रू और फेक, आपको ये भी पता हो कि कैसे आपने पता लगाना है कि इंफॉर्मेशन जो है वो सही है या फेक है। ठीक है, जैसे सर्चिंग ऑन गूगल एंड चेकिंग इफ द सोर्स इज रियल और ट्रस्टेड। जब हम गूगल पे सर्च करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ये पता हो कि कौन सा सोर्स जो है वो रियल है, कहाँ से आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कौन से साइट पे आप जो है ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं कि विकीपीडिया पे ऐसा होता है कि अक्सर कभी कभार ऐसी इंफॉर्मेशन भी आ जाती है जो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो आपको जो है सोर्सेज का पता हो, आप गलत और सही इंफॉर्मेशन में फर्क कर सको, आपको पता हो कि इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, ये अच्छा सोर्स है, ये मुझे सही इंफॉर्मेशन देगा और ये मुझे गलत इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, आपको पता हो कि जो वेबसाइट्स हैं वो आप जो यूज करे वो इतना ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है,
अच्छा, फिर हमारे पास है मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी क्या है कि अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस इन मीडिया। ठीक है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हाउ मीडिया वर्क्स, मीडिया कैसे काम करता है, मीडिया के मैसेजेस को समझना। ठीक है, और एंड हाउ मैसेजेस कैन अफेक्ट अस। ठीक है, और ये भी देखना कि मैसेजेस हमें कैसे अफेक्ट करती हैं। जैसे हमारे पास टीवी है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है। ठीक है, सोशल मीडिया हमारे लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है, हमें कैसे अफेक्ट करती है आपके ख्याल में? कैसे मैम, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैंने कहा कि जो मीडिया लिटरेसी है, आपको जो है मीडिया के मैसेज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपको पता हो कि मीडिया जो है वो क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, और ये हमारे इनके जो मैसेजेस होते हैं ये असल में हमारी लाइफ को बहुत इफेक्ट करती है। तो ये हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं? मैम, एक तो आज के दौर की जो डिमांड है वो तो सबसे पहले ये कि आपके पास सिर्फ फार्मल लिटरेसी नहीं होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन लिटरेसी नहीं होनी चाहिए, आपके पास मीडिया लिटरेसी भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की लिटरेसी होनी चाहिए। अब जैसे हमने बिल्कुल। कल एथिकल कंसिडरेशन पढ़ी थी ना मैम, कल जी जी। टॉपिक में, उसी को हम लेकर जो है ना अगर एलोबरेट करें तो वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर हम दे सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। देखिए, मीडिया की वजह से कितना सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आपको जो है इतना पता हो कि एक चीज जो है, हाँ, डाइवर्ट हो जाता है। बिल्कुल, डाइवर्ट हो जाता है, बिल्कुल, ये बात भी है। पॉजिटिव नेगेटिव वो दोनों इफेक्ट, दोनों तरीके से इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, जरूरी नहीं कि सिर्फ नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हो। ठीक है। मैम, इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं, हैं। मीडिया लिटरेसी आजकल जो बच्चों का जो मोड बन गया है ना, वो मोल्ड हो गए मीडिया की तरफ। वो घर में मोबाइल यूज कर बिल्कुल। रहे हैं। एक इवन जो बॉलिंग चाइल्ड होता है, घर में जो बच्चा रो रहा होता है, माँ उसे भी टेबलेट पकड़ा देती है कि बेटा ये गेम खेलो। तो दिस इज आल्सो मीडिया लिटरेसी। जी। इवन जो हमारे पास प्री स्कूलिंग है, जो बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, वो डेफिनेटली जैसे हमने कल से और परसों से हम टेक्नोलॉजी को ही पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर वो सारी मीडिया लिटरेसी है, वो सारी एप्लीकेशंस, उनका यूजेज, ये मारिया मोंटेसोरी के मेथड, चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड मेथड, ये सारी चीजें जो जो बच्चा जो है मीडिया के साथ खेल रहा है, तो ये लिटरेसी है ना, उसे अवेयरनेस हो रही है कार्टून की, गेम्स की। हाँ। अगर वो गाड़ी चला रहा है, रेसिंग कार चला रहा है, वो भी एक लिटरेसी है कि कैसे ड्राइव की जाती है। अगर बच्चा खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है या कोई रनिंग कर रहा है, तो दिस इज आल्सो मीडिया लिटरेसी। वो रियल लाइफ में भी थिंक कर रहा होता है। बच्चा जो है ना, इन चीजों से आरी नहीं है कि भाई अभी हकीकत में क्या है, वो उसी को ही रियल वर्ल्ड समझ रहा है। क्योंकि प्याजे यही कहते हैं कि बच्चा जो है कंक्रीट स्टेज में और प्री ऑपरेशनल ऑपरेशनल के बाद जब बच्चा आता है, तो कंक्रीट और जो है ना उसके बाद वाली स्टेज में वो बच्चा वही कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है अपने माइंड को कि भाई ये कौन सी चीजें किस तरह हैं। और लर्निंग भी इसी तरह उसकी अडॉप्ट हो रही होती है। तो डेफिनेटली आज का बच्चा स्कूल से सिर्फ इतना नहीं सीख रहा है जितना मीडिया लिटरेसी से घर में सीख रहा है, और अपने वालदेन के मोबाइल वगैरह से सीख रहा है, टीवी देख कर सीख रहा है, घर में स्क्रीन से सीख रहा है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि मीडिया लिटरेसी के पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, जो कि बच्चे को फेमिलरिटी की तरफ ले जा रहे हैं। बच्चा सीख रहा है, बच्चा बिल्कुल। आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। हमने कहा कि ये इफेक्ट कर रहा है, इतने तरीकों से इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। इसी तरीके से नेगेटिव भी इफेक्ट्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी है। ठीक है। जी। मीडिया के दो रोल्स है, एक तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव में ये है कि अवेयरनेस है। यहाँ पर आपको आज का जो हेल्थ इश्यूज हैं, मेंटल इश्यूज हैं, ये सारे डिस्कस होते हैं, इन पर एपिसोड्स आते हैं, या आपके मुल्क में क्या चल रही है, दूसरे मुल्क में क्या चल रही है, जो वॉर्स होती हैं इन पर एनालिटिकल ये जो डिबेट्स होती हैं। इसके अलावा आपको दूसरे मुल्कों में जो मतलब कि एवरीडे क्या हो रही है आपको पता चलता है। इसके अलावा वो आपको हाँ। एड्स दिखाते हैं जो एक ये ट्रैप्स भी होते हैं। और इसके अलावा इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये होती हैं कि ये एक सनसनीखेज जो ये मवाद होते हैं, ये थ्रू मीडिया आपको पहुंचाते हैं, ये आपको फ्रस्ट्रेशन देते हैं, डिप्रेशन देती हैं। ये आपको जो सोसाइटी के नेगेटिव एक इमेज नेगेटिव है। पिक्चर है सोसाइटी की, वो आपको हम्म। दिखाते हैं। यहाँ पर अ,
इवन फाइट्स भी होती हैं, जब आप डिबेट्स में देखते हैं तो ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये फाइट करते हैं, और यहाँ पर जो क्राइम रेट्स होती हैं मुल्क में, वो आपको एक ब्लीक की शक्ल में दिखाई जाती हैं, जहाँ पर आप थोड़े से फियर आप में आ जाती है, आप में एंगर इश्यूज आ जाती हैं, और ये जो आप बिल्कुल। दूसरे की ये जो न्यूज़ होती हैं, देखिए, ये जो मीडिया डेथ के न्यूज़, थ्रू, एक्सीडेंट्स, ये हाँ भी आपके साइक पर इफेक्ट करती हैं। और बिल्कुल, ये जो देखिए पॉलिसीज़ मीडिया के होती है थ्रू ये गवर्नमेंट सारी की। इंफॉर्मेशन जितनी भी चीजें हो रही है जी, अराउंड, आपको हर चीज के बारे में पता है, आप अवेयर हो, ठीक है। तो असल में जो मीडिया लिटरेसी है, इसका मतलब ये है कि आपने जो है मीडिया के मैसेजेस को अंडरस्टैंड करना है, मीडिया को अंडरस्टैंड करना है कि असल में मीडिया किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। और इसका पता लगाना है कि क्या ये ट्रू है या नहीं है, ठीक है। जैसे आप जो है एक एड देखते हो, एक एडवर्टाइजमेंट देखते हो, ठीक है, तो आपको इस चीज को समझना चाहिए कि क्या ये मुझे एक तरह से ट्रिक तो नहीं कर रहा, ठीक है, कि मैं कोई चीज खरीदूं। जैसे आपके पास बहुत सारे इस तरह के एड्स आते हैं, एक चीज जो है बहुत ही बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि इसका इतना फायदा हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से, हाँ, ये एक तरह से आपके माइंड के साथ भी खेल रहे होते हैं, ठीक है। ये आपको एक चीज इतने अच्छे वे में दिखाता है कि आपको इस चीज में मजबूर करता है कि आप वो चीज खरीद लो, ठीक है। तो मीडिया जो है वो बहुत तरीकों से बहुत सारे जो है वो काम कर रहा है। आपको सिर्फ ये समझना है कि मीडिया कैसे काम कर रहा है, कैसे हमें अफेक्ट कर सकता है, और ये जो मीडिया दिखा रहा है कि ये सही भी है या गलत है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि ये फेक है, मिसलीडिंग है, नहीं है। तो इस चीज की जो है वो लिटरेसी हम कहते हैं, इसको कहते हैं मीडिया लिटरेसी। फिर हमारे पास है टेक्नोलॉजी लिटरेसी। टेक्नोलॉजी लिटरेसी में क्या आता है कि आपको जो है टेक्नोलॉजिकल टूल्स का, टेक्नोलॉजी जो हमारे पास डिजिटल टूल्स है, टेक्नोलॉजी है, उसका यूज आता हो। ये लिटरेसी आपको होनी चाहिए, मीन्स कि आपको उसका यूज करना आता हो। जैसे आपके पास डिफरेंट एप्स हैं, आपके पास एजुकेशनल एप्स हैं, और भी बहुत सारे एप्स हैं, गेम्स है, आपके पास जो है कंप्यूटर है, ठीक है, प्रोजेक्टर है, इस तरह के बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं। तो इसका स्मार्ट और सेफ यूज आपको आता हो, ठीक है। आप बच्चों को सेफ यूज सिखाओ, अच्छा यूज सिखाओ कि आप इससे कितना फायदा ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी लिटरेसी है। जैसे हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं एक रिपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है, और हम डिफरेंट एप्स को यूज कर सकते हैं अपनी लर्निंग के लिए। तो आपने आप में ये टेक्नोलॉजी लिटरेसी होनी चाहिए, मींस कि आपको इसका यूज आता हो और सेफ यूज आता हो, जिसको आप जो आप कह सकते हो बेनिफिशियली, मींस कि आप उसको अच्छे से यूज करना आपको आता हो, यूजफुल जो यूज है उसका यूज आता हो, कि एक चीज को हम कितने अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने भी ये काम करना होता है कि हमने बच्चों पे काम करना है, हमने स्टूडेंट्स को बताना है कि ऐप का यूज क्या है, कैसे यूज करना चाहिए, और सेफ यूज क्या है, अच्छा यूज क्या है। जैसे आजकल बच्चे जो है वो यूट्यूब से कितना सीख रहे हैं, ठीक है। आप बाकायदा अपनी लर्निंग कर सकते हो, आप चीजें जो है उस पर सर्च कर सकते हो, बाकायदा आप लेक्चर ले सकते हो। तो इसका यूज आपको आता हो। फिर हमारे पास है लाइफ स्किल्स। अच्छा, इसके साथ साथ हमें लाइफ स्किल्स भी आने चाहिए, ताकि हम एक अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ जो है वो अ, जी सके, ठीक है। जैसे हम एट होम है, इन स्कूल, इन सोसाइटी, ठीक है, ये तमाम स्किल आपको काम आते हैं, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप सोसाइटी में हो, ठीक है। ये तमाम स्किल आपको बहुत हेल्प करती है, हेल्प आउट करती है। लाइफ स्किल्स जो है वो कौन से हैं? सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दिस मीन्स बीइंग एबल टू एडजस्ट बीइंग व्हेन थिंग्स चेंज, मीन्स कि आप जो है इतने फ्लेक्सिबल हो कि अगर कोई चेंज आता है, कोई चीज होती है कि कोई आपको ओपिनियन देता है, तो आप उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट दें। आप कहें कि हाँ, मैं कभी रॉन्ग भी हो सकता हूँ, आपने फ्लेक्सिबल होना है, ठीक है। आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, ओपन माइंडेडनेस की तरफ जाना पड़ेगा। आप चीजों को जो है वो एडजस्ट करना आपको आता हो, ठीक है। मीन्स कि आपको रिजिड नहीं होना, क्योंकि आपको पता है कि टाइम टू टाइम चीजें कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। चेंजेस आने के साथ साथ आपने उसको क्या करना है, एडजस्ट करना आपको आता हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जो है फ्लेक्सिबल डोंट गेट अपसेट इजीली, मीन्स जो फ्लेक्सिबल पीपल होते हैं वो कभी भी अपसेट नहीं होते, बल्कि वो काम रहते हैं, वो न्यू चीजों को जो है वो ट्राई करते हैं, ठीक है। वो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं असल में, ठीक है। चेंज को एक्सेप्ट करना, एडजस्टमेंट की तरफ जाना, ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। आप एक दफा अगर फेल होते हो तो आप जो है आपने अपसेट अपसेट नहीं होना, बल्कि आप फिर से ट्राई करो, आप फिर से ट्राई करोगे। ये हमारे पास क्या है, हाँ, दूसरों की राय का एहतराम करना, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना। ये मत समझना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है,
ठीक है, तो आप क्या करोगे, दूसरे के ओपिनियन को सुनोगे, उनके पर्सपेक्टिव को सुनोगे। अगर वो अच्छा बोल रहे हैं तो आप कहोगे हाँ आपका पॉइंट ज्यादा अच्छा है। मीन्स बीइंग फ्लेक्सिबल, बीइंग ओपन माइंडेड, मीन्स के ओपन माइंडेडनेस, बीइंग ओपन माइंडेड। ठीक है, और अगर चेंज आ रहा है वक्त में, बहुत सारी चीजें जो चेंज हो रही है, तो आपने उसके साथ एडजस्ट भी करना है। ठीक है, आपने इतना रिजिड नहीं होना। जैसे हमने डिस्कस किया था कि आजकल जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज इसलिए भी नहीं आ रहा कि हमारे जो स्टाफ है या हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ही रेजिस्टेंस टू चेंज है, बहुत ही रिजिड है, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप में होगी तो आप चेंज को एक्सेप्ट भी करोगे। ठीक है, दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट भी दोगे, आप दूसरों के आइडियाज को भी सुनोगे, आप चेंज भी लेके आओगे, आप एडजस्ट भी कर सकोगे। हाँ, मूव ऑन करना, आप कभी जो है वो फेल हो जाते हो तो आप उस पे जो है उस कंडीशन में भी आपको भी काम रहना है, उस सिचुएशन में आपको काम रहना है और फिर से ट्राई करना है। फिर हमारे पास है लीडरशिप। अच्छा, लीडरशिप क्या है? दिस मीन्स डूइंग थिंग्स, सॉरी, लीडरशिप का हमें पता है पहले से कि लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती हैं, कि एक लीडर जो है वो क्या करता है, दूसरों को गाइड करता है, अपने जो जितने भी स्टाफ है, एम्प्लॉयज है, उनको साथ लेके चलना, उनकी राय को रिस्पेक्ट देना, उनको गाइड करना, उनको इंस्पायर करना। ठीक है, ये क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं। दिस मीन्स बीइंग एबल टू गाइड अदर्स, हाँ, दूसरों को मोटिवेट करना, लीड करना, गाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, मिलके काम करना, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, दूसरों को गाइड करना, लीड करना, सबको साथ लेके चलना। ठीक है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना और अच्छे डिसीजंस लेना फॉर अ ग्रुप, और मिल के एक शेयर डिसीजंस लेना। दूसरों को गाइड, हाँ, लीडर इज द वन हु इज मल्टीटास्कर, बिल्कुल। ठीक है, लीडर वो होता है जो कि सबको साथ लेके चलता है, मिल के काम करता है, शेयर डिसीजन की तरफ जाता है। ठीक है, शेयर चॉइसेस की तरफ जाता है, दूसरों को गाइड करता है, मोटिवेट करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। तो ये स्किल भी होनी चाहिए सब में। हेल्पिंग योर क्लासमेट ड्यूरिंग ग्रुप वर्क एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जब आप मिल के काम करते हो, एक फॉर एग्जाम्पल आप ग्रुप के लीडर हो या आप ग्रुप में काम करते हो, तो आप जो है अपने जो सारे क्लासमेट हैं उनको आप साथ में लेके चलो, अपने मेंबर्स को साथ में लेके चलो। अगर उनको हेल्प की जरूरत है, आप हेल्प प्रोवाइड करो और प्रॉब्लम को साथ में मिल के हल करो। तो ये हमारे पास क्या है, लीडरशिप। फिर हमारे पास है इनिशिएटिव। अच्छा, इनिशिएटिव का मतलब है डूइंग थिंग्स विदाउट बीइंग टोल्ड। आपको अगर एक चीज का कहा भी नहीं है तो आप खुद इनिशिएटिव लो। ठीक है, लाइक डूइंग समथिंग विदाउट बीइंग टोल्ड मीन्स कि जरूरी नहीं कि हर बार आपको कोई किसी बात के लिए कहे। ठीक है, आप जब अपना काम जो है वो खुद करते हो, कोई आपको कहे ना कहे, जैसे हमारे पास जो है बच्चे, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो कि बार बार टीचर की रिमाइंडर की जरूरत उससे नहीं होती। ठीक है, क्या बार बार बताओ कि कल टेस्ट है या कल जो है ये काम आपने करना है। हाँ, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेना। आप जरूरी नहीं कि आप कोई बार बार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताए, आपका रोल बताएं। मीन्स आप जो है एक काम जब खुद करते हो, इनिशिएटिव लेते हो, ठीक है, रिमाइंडर की जरूरत नहीं होती, किसी के डांट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप अपना काम जो है वो खुद कर रहे होते हो। ये शो करता है कि आप कितने एक्टिव हो, कितने आप रिस्पॉन्सिबल हो एंड रेडी टू लर्न और हेल्प, कितने आप जो है वो लर्निंग के लिए रेडी हो, हेल्प के लिए आप रेडी हो। ये हमारे पास क्या है, इनिशिएटिव। मीन्स के कोई आपको कहे ना कहे, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता हो, आप अपने काम खुद करो। ठीक है, आपको कोई रिमाइंडर दे ना दें, टीचर आपको बोले ना बोले, आप अपना काम खुद कर लेते हो। इसका मतलब है कि आप इतने एक्टिव हो, आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो, अपने आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। ठीक है, आप हर टाइम रेडी रहते हो ताकि आप न्यू चीजें सीख सको, आप दूसरों की हेल्प के लिए रेडी रहते हो। तो ये मेरे पास क्या है, इनिशिएटिव। जैसे बच्चे हमारे होते हैं कि वो पहले ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मीन्स कि अभी मैंने आपके टेस्ट शुरू नहीं किए, लेकिन आप खुद से पहले से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो, आप खुद से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, इस तरह बच्चे होते हैं कि वो, कुछ बहुत ही कम बच्चे होते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, चीज़ों को जो है उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, काम खुद करते हैं। ठीक है, टीचर ने टेस्ट दिया नहीं दिया, वो पहले से उस पे काम करना शुरू कर देता है। जैसे आप अपने होमवर्क जो है वो टाइम पे करते हो, आपको कोई रिमाइंडर दे, आपके पेरेंट्स आपको बताएं ना बताएं, आपको पढ़ने के लिए बिठाए या ना बिठाए, आप अपना काम जो है खुद शुरू कर लेते हो। तो इसे हम कहते हैं इनिशिएटिव।
हाँ, स्टेप्स टुवर्ड बेटरमेंट, बेटर वर्क, मूव टुवर्ड्स सेल्फ डायरेक्टेड वर्क, ठीक है, बिल्कुल, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल। अच्छा, फिर हमारे पास है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को हम समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि आप किसी काम को एफिशिएंटली करो, चीज़ों को सही से मैनेज करो, टाइम को मैनेज करो, रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करो। ये आप में स्किल होना चाहिए कि आपके पास जो टाइम है आप उसको वाइजली यूज़ करो। हमें जैसे आपको पता है कि आपका टेस्ट जो है वो जल्दी भी हो सकता है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करें इसी कम टाइम को, अगर आपके पास 10 भी दिन होते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप इस टाइम को वाइजली यूज़ कर सकते हो। अगर आप उसको वाइजली यूज़ करना जानते हो, टाइम को, रिसोर्सेज को प्रॉपरली जो है वो काम टाइम पे काम करना जानते हो, वाइजली आप टाइम को यूज़ करना जानते हो, आप रिसोर्सेज को यूज़ करना जानते हो, आप एफिशिएंटली काम करते हो, चीज़ों को मैनेज करना आपको आता है, तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी आती है। ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, अच्छे जो है प्रोग्रेस भी आता है। हाँ, गेटिंग वर्क डन एफिशिएंटली, ठीक है, कम टाइम में अच्छा काम करना, कम टाइम में जो है या ऐसा काम करना है कि उसमें रिसोर्सेज भी कम लगें और आप अच्छा काम भी कर सको। जैसे 10 दिन के अंदर आप बहुत कुछ पढ़ लो, बहुत तैयारी कर लो, मीन्स कि आपके पास 10 दिन भी काफ़ी होते हैं, 20 डेज़ भी काफ़ी होते हैं, अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करो, वाइज़ली यूज़ करो, तो आपके जो है वो अच्छे स्मार्ट वर्क की तरफ जाओ, बिल्कुल। स्मार्ट वर्क की तरफ जाओ ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। ठीक है, कंप्लीटिंग योर स्कूल वर्क बिफोर द डेडलाइन विदाउट डिस्ट्रैक्शन, आप अपने काम को जो है डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर लेते हो। अगर आपको टाइम को वाइजली यूज़ करना आता है, आपके रिसोर्सेज है उसको वाइजली यूज़ करना आता है, तो आप डेडलाइन का एक इंतज़ार ही नहीं करते हो, ठीक है, कि कब टेस्ट अनाउंस होगा फिर मैं तैयारी करूंगा, नहीं, आप डेडलाइन का जो है वो इंतज़ार ही नहीं करते हो, बल्कि आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना जानते हो, यूटिलाइज करते हो। अच्छा, फिर हमारे पास है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। सोशल स्किल्स जो हैं कि आपको जो है जैसे हम कहते हैं कि आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि वो क्योंकि मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी का यूज़ इतना आ चुका है कि वो इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि वो आइसोलेशन की तरफ चले गए हैं। हर किसी को अकेले रहना पसंद है। उनमें सोशल स्किल्स बहुत ही कम है। आपने नोट किया होगा आजकल के बच्चों में सोशल स्किल्स नहीं है। वो अकेले रहना पसंद करते हैं, वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, वो अकेले रहते हैं। उनके उनके पास एक मोबाइल फ़ोन हो तो वो अच्छे से अपना जो टाइम है वो गुज़ार सकते हैं, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसे, ठीक है? वो उसमें खुश रहते हैं। तो आजकल आप देख रहे हो कि सोशल स्किल्स की कितनी कमी है। तो सोशल स्किल्स क्या होते हैं कि आप दूसरों के को रिस्पेक्ट दो, आपको जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना आता हो, लीड करना आता हो, रिस्पेक्ट देना आता हो, आप काइंड हो, दूसरों को अंडरस्टैंड करना आता हो, तो ये हमारे पास क्या है सोशल स्किल्स, कि लोगों से इंटरैक्ट करना आता हो, आपको पता हो कि आपने जो है लोगों से कैसे इंटरैक्ट करना है, आपने कैसे किसी से बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, ठीक है? आपको कैसे इंटरैक्ट करना है, आपकी कैसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपने कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, चुनाव करना है, दूसरों को अंडरस्टैंड करना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, ठीक है? काइंड रहना, उन दूसरों के जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है? अच्छे से लीड करना, तो ये क्या है सोशल स्किल्स में आ जाते हैं। जैसे टॉकिंग पोलाइटली, अच्छे से बात करना, पोलाइटली बात करना, अपनी फ्रेंड की किसी की हेल्प करना और फाइट को या कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली सॉल्व करना, ये तमाम केसेस में आ जाते हैं आपके सोशल स्किल्स में। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास यही फिर से एक तरह लिखे हुए हैं कि लर्निंग स्किल क्या है? हेल्प यू थिंक, आपको मदद करती है कि आप अच्छे से सोचें, क्रिएट करें, टॉक एंड वर्क। फिर लिटरेसी स्किल क्या करते हैं? ये हेल्प करती है यू अंडरस्टैंड एंड यूज़ इन्फॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन को यूज़ कैसे करना है या कैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ होता है। इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना, अंडरस्टैंड करना, मीडिया का यूज़, मीडिया या टेक्नोलॉजी का यूज़, ये तमाम स्किल्स जो हैं ये किस चीज़ में आ जाते हैं? लिटरेसी स्किल में। लाइफ स्किल क्या होते हैं कि आपने कैसे रियल लाइफ में डील करना है, ठीक है? रियल लाइफ के साथ आपने कैसे डील करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, लिव हैप्पीली एंड सक्सेसफुली, ये तमाम आपके क्या हैं? लाइफ स्किल्स हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है क्रिटिकल थिंकिंग। फिर से हम इस टॉपिक को डिटेल से अभी देखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग इन एजुकेशन, कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग को हमने एक्सप्लेन कर लिया था कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। एक एबिलिटी होती है टू थिंक क्लियरली,
केयरफुली, लॉजिकली, रेशनली, इन डेप्थ या डीपली आप कह सकते हो। एक चीज़ के बारे में बहुत ही इन डेप्थ में सोचना, क्लियरली सोचना, केयरफुली सोचना, लॉजिकली सोचना, एविडेंस की बात करना, एविडेंस पे जानना, ब्लाइंडली किसी चीज़ पे यकीन ना करना, क्वेश्चनिंग करना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना और एविडेंस पे जाना। इसका फ़ायदा फिर क्या होता है कि आप ज़िंदगी में अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, आपकी लर्निंग हो सकती है, आप फैक्ट्स की बात करते हो, अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये तमाम बातें जो हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप इन्फॉर्मेशन को क्लोज़ली इन डेप्थ में समझते हो, ठीक है? चेक करते हो कि क्या ये ट्रू है या नहीं है और एक स्मार्ट जजमेंट की तरफ जाते हो, स्मार्ट डिसीजंस लेते हो, स्मार्ट चॉइसेस की तरफ जाते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट बिलीविंग एवरीथिंग। आप किसी चीज़ पे जो है वो बिलीव नहीं करते हो, बल्कि आप जो है आप एविडेंस की बात करते हो, चेक करते हो, देखते हो कि एक चीज़ जो है वो सच में ऐसी है, नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जैसे हमने पहले भी इसको कहा कि आप जो है अच्छी कम्युनिकेशन का होना, ठीक है? प्रॉब्लम को जो है ये क्या होता है कि एक चीज़ को वाइज़ली एक चीज़ के बारे में सोचना, ठीक है? आप जो है क्वेश्चनिंग अराइज़ करते हो, ये भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। जैसे यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक गिवन भी है, क्यूरियस माइंड। जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो हमेशा क्या होता है? वो बहुत ही क्यूरियस माइंड होता है, ठीक है? वो क्यूरियोसिटी उसमें होती है, वो क्वेश्चन पूछता रहता है हर टाइम कि ऐसी ये चीज़ क्यों हो रही है? कैसे हो रही है? कहाँ हो रही है? व्हाट इफ? मीन्स इस तरह के वो क्वेश्चन पूछता है। जो भी क्रिटिकल थिंकर होगा वो क्वेश्चनिंग अराइज़ करता है। हमने पढ़ा भी था कि क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि आपके क्वेश्चन आपके ज़हन में अराइज़ होते हैं, आप क्वेश्चनिंग करते हो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हो, ठीक है? जब तक आपको एक अच्छा आंसर ना मिले, एविडेंस बेस्ड बात ना हो, आप ब्लाइंडली यकीन नहीं करते हो। तो क्रिटिकल थिंकर क्या होता है? वो उसका जो है वो क्यूरियस माइंड होता है, ठीक है? वो सवाल पे सवाल कर रहा होता है। आस्क फॉर प्रूफ, वो क्या करता है कि हमेशा जो है वो प्रूफ के लिए पूछता है कि प्रूफ दो, ठीक है? वो फैक्ट्स पे बात करता है, एविडेंस पे बात करता है, ऐसी किसी चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करता। फिर हमारे पास है ओपन टू न्यू आइडियाज़। ह हमेशा जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो ओपन टू न्यू आइडियाज़ होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है? वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनता है, दूसरों को रिस्पेक्ट भी देता है, उनकी ओपिनियन को भी सुनता है और रेडी होता है टू चेंज देयर माइंड। अपने माइंड को वो चेंज भी कर सकता है, मीन्स वो कभी ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ। वो कहता है कि हो सकता है मैं गलत हूँ, आप सही हो, ठीक है? तो वो हमेशा लॉजिक्स पे, एविडेंस पे जो है वो बात करता है और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनता है। अगर आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो वो उसको रिस्पेक्ट देता है, ठीक है? थिंक्स डीपली, एक चीज़ के बारे में डीपली सोचता है, ठीक है? सिर्फ़ जो बात सरफ़ेस पे है उस पे यकीन नहीं करता, ठीक है? एक चीज़ के बारे में इन डेप्थ सोचता है, ठीक है? आइडियाज़ को ब्रेक करता है स्मॉलर पार्ट्स में और उसको बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। मीन्स कि जो आइडियाज़ हैं, इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज़ करता है। यूज़ेज़ लॉजिक, लॉजिक को यूज़ करता है, कभी भी वो ऐसे डिसीज़न्स नहीं लेता, ठीक है? वो फैक्ट्स की बात करता है, क्लियरली सोचता है, ठीक है? वो कभी भी गेसेस पे नहीं जाता, गेस की बात नहीं होती, असम्पशन्स को मैं नहीं मानता, वो हाइपोथेसिस को ऐसे नहीं मानता, बल्कि वो लॉजिक को यूज़ करता है। स्टेज फेयर, फेयर रहता है मीन्स कि बैलेंस रहता है, बायसनेस नहीं करता, पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक जो है उसकी थिंकिंग को कभी भी अफ़ेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है? वो बल्कि वो फेयर रहता है। क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ जाता है, वो न्यू वे सोचता है कि प्रॉब्लम को हम कैसे जो है वो हल करते हैं, ठीक है? तो वो जो है कभी भी हमेशा क्रिएटिविटी की तरफ जाता है, ठीक है? न्यू पॉइंट्स की तरफ जाता है, फैक्ट्स की तरफ जाता है, डिफरेंट तरीके ढूँढता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के और साथ ही साथ लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, वो अपनी मिस्टेक्स से वो जो है वो सीखता भी है। वो देखता है कि एक चीज़ जो है वो क्यों रॉन्ग है। रॉन्ग चीज़ों के बारे में सोचता है और नेक्स्ट टाइम इसको बेटर करने की कोशिश करता है। कॉन्फिडेंट बट हम्बल, कॉन्फिडेंट होता है बल्कि बट हम्बल होता है। कॉन्फिडेंट होता है, अपनी थिंकिंग पे ट्रस्ट करता है, लेकिन साथ-साथ वो विलिंग भी होता है कि वो उम, अपने दूसरों के आइडियाज़ को भी एक्सेप्ट करता है कि अगर वो रॉन्ग है तो उसको मानता भी है कि मैं रॉन्ग हूँ। ठीक है? टेक्स टाइम टू डिसाइड, हमेशा जो है वो क्रिटिकल थिंकर जो है वो कभी भी एक जल्दी फैसला नहीं करता, ठीक है? वो हमेशा टाइम लेता है, ठीक है? एक चीज़ के बारे में सोचता है, लॉजिक्स पे जाता है, एविडेंस पे जाता है, एक इन्फॉर्मेशन को एनालाइज़ करता है, ठीक है? उसको सही से अंडरस्टैंड करता है, फिर जाके वो फैसला करता है, तो कभी भी वो फैसले जो है वो जल्दी नहीं करता बल्कि टाइम लेता है। अच्छा, फिर हमारे पास है रोल ऑफ स्कूल इन फोस्टरिंग क्रिटिकल
थिंकिंग। ठीक है, स्कूल का बहुत ही बड़ा रोल है। अब हम ये देखेंगे कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को हम कैसे जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे हम बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग पे काम कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग पावर को इन्हेंस कर सकते हैं। तो इसमें स्कूल का बहुत ही बड़ा रोल है कि वो बच्चों को ये सिखा सकता है कि आपने कैसे क्रिटिकली थिंक करना है, आपने कैसे जो है वो फैक्ट्स की बात करनी है। सिर्फ अपने फैक्ट्स नहीं सिखाने, बल्कि आपको जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाना है। मीन्स इनहेंस करना एक तरह से। इसका एग्जैक्ट जो उर्दू मीनिंग है मेरे ज़हन में नहीं आ रही, लेकिन इनहेंस करना। ठीक है, बच्चों में जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग इनहेंस करना। ठीक है, बच्चों उनकी को आपने ये सिखाना है, सलाहियतों को उभारना मैम, तख्लीकी या उभारना, इनहेंस ये करना। हाँ। तनकीदी सोच को उभारना बच्चों के जहनों में, यानी बच्चों की जहनी एतबार से हम्म। तख्लीकी और यानी कि तनकीदी सोच को उभारना। हाँ, उभारना, इंक्रीज करना, इनहेंस करना। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा हम सबसे पहले कहेंगे कैरिकुलम की बात करते हैं। कैरिकुलम एज अ टूल फॉर फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग। आपके ख्याल में क्रिटिकल जो कैरिकुलम है वो कैसे एक बड़ा रोल अदा कर सकता है बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इनहेंस करने में? एंड जी। करिकुलम जो है वो बेसलाइन है, पॉलिसी तो बना दी सिस्टम ने। अब जो हम्म। बच्चे की जो रियल लर्निंग है वो होनी है करिकुलम से, उसके अंदर सारे स्टैंडर्ड्स हैं, कंपिटेंसीज हैं, सारे उसके जो डायमेंशंस हैं, सारी लर्निंग की, टीचिंग की पेडागोजीज हैं, असेसमेंट है, उसके एम्स हैं, उसका कंटेंट है, वो सारा करिकुलम से आता है। जब तक ये चीजें एसएलओज जो हैं, जो हमारे असेसमेंट के जो मेथड्स हैं, जो लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं या अप्रोचेज हैं, वो जब तक क्रिटिकल पेडागोजी उसके अंदर नहीं होंगी, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच नहीं होंगी, बच्चे को जब तक इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, करिकुलम के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी नहीं दी जाएगी, तो ये चीजें आ नहीं सकती। इवन हमारे सिंगल नेशनल करिकुलम का फर्स्ट फेज तो इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन हमारे जो सेकंड और थर्ड फेज जो इसका था, मिडिल और हाई सेकेंडरी का, वो उससे हम महरूम रह गए। अगरचे हम प्राइमरी में हमें वो दिया गया क्रिटिकल थिंकिंग पे, प्राइमरी सेक्शन में अभी आ गया सिंगल नेशनल करिकुलम, लेकिन दूसरे फेसेस में नहीं आया। तो बराह रास्त करिकुलम ही असल जो ड्राफ्ट है, जहां से बच्चा लर्न करता है, जहां से उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट बिल्कुल। होती है, वही यानी कि हम्म। तनकीदी सोच पे यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग पे होगा, तो बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज आएंगी। बिल्कुल। देखिए, कैरिकुलम का बहुत ही बड़ा रोल है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये क्लियर हो कि करिकुलम क्या होता है। हम ये समझते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस है, वही सिर्फ करिकुलम है। नहीं, करिकुलम का मतलब होता है ऑल द सब्जेक्ट्स, जितनी भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, लेसन्स हैं, एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जो स्कूल में कराई जाती हैं, उन तमाम को हम करिकुलम कहते हैं। इसमें सिर्फ हम टेक्स्ट बुक की बात नहीं करते, सिर्फ एग्जाम्स की बात नहीं करते, बल्कि करिकुलम में आपका एग्जामिनेशन सिस्टम है, एग्जाम है, टेक्स्ट बुक है, आपके सब्जेक्ट्स हैं, लेसन्स हैं, एक्टिविटीज हैं, ये तमाम मिलके जो है इनको कहा जाता है करिकुलम। ठीक है, तो हमारा करिकुलम जो है वो शेप करता है कि बच्चे कैसे थिंक करें, कैसे वो सीखें और कैसे ग्रो कर सकें। ठीक है, अगर हम एक अच्छा करिकुलम बनाते हैं, अच्छा करिकुलम डिजाइन करते हैं, ऐसा करिकुलम जो कि बेस करता हो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेस में, ऐसे टॉपिक्स हो, ऐसे कंटेंट हो जिसमें बच्चे जो है वो अच्छे काम कर सके, उसके बारे में सोच सके, उसको सोचने पे आप मजबूर कर दो, ऐसी एक्टिविटीज कराओ, तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो अच्छा क्रिटिकल थिंकर बन सकता है, ना कि सिर्फ वो मेमोराइजिंग की तरफ जाएगा। आजकल आपने देखा है कि हम सिर्फ मेमोराइजिंग की तरफ जा रहे हैं, हम रोट मेमोराइजेशन कर रहे हैं, सिर्फ हमारा फोकस ये होता है कि हमने चीज़ों को मेमोराइज करना है, रट्टा लगाना है और पेपर में जाके लिख देना है, और हमारे जो मार्क्स आ गए वही हमारा मेन गोल है। ठीक है, मीन्स कि हमारा पूरा सिस्टम जो है वो क्या है, वो एग्जाम ओरिएंटेड सिस्टम है हमारा। ठीक है, हम जो है रोट मेमोराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हमें फिर याद ही नहीं होता कि हमने क्या याद किया था, क्योंकि हम सिर्फ रोट मेमोराइजेशन कर रहे हैं, हम सिर्फ रटे लगा रहे हैं। तो एक अच्छा करिकुलम क्या होता है कि वो सिर्फ फैक्ट्स रिमेंबर नहीं करवाता, सिर्फ रिमेंबरिंग की तरफ आपको नहीं लेके जाता, बल्कि उसमें ऐसी एक्टिविटीज का होना, ठीक है, जिसमें बच्चे जो है वो क्वेश्चन पूछे, प्रॉब्लम को सॉल्व करे, आइडियाज को एक्सप्लोर करे, इस टाइप का करिकुलम हमारा होना चाहिए। चलिए इसको हम डिटेल से अभी देखते हैं कि हाउ करिकुलम हेल्प्स बिल्ड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। हमारे जो करिकुलम है वो कैसे क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्ड कर सकता है। पहले तो हम कहते हैं कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का होना ज़रूरी है। हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस है, सोशल स्टडीज़ हैं,
ठीक है। हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, लिटरेचर है, इसमें जो है क्या इंक्लूड करना चाहिए, ऐसे टॉपिक्स इंक्लूड करने चाहिए जो कि रियल सिचुएशन उसमें हो, ठीक है? रियल सिचुएशन के हवाले से, इश्यूज़ के हवाले से कि बच्चे जो है उसको सॉल्व कर सकें, उसको डिस्कस कर सकें, ठीक है? हमारे जो है कुछ स्पेसिफिक हमारे जैसे टॉपिक्स हैं, सिर्फ़ हम रट्टा लगवाते हैं, नहीं, आपने ऐसे जो है वो टॉपिक्स को इंक्लूड करना है जिसमें रियल सिचुएशन हो, आपके इश्यूज़ हों, ऐसे टॉपिक्स हों कि जो बच्चों को सोचने पे मजबूर करते हैं। आप अच्छी डिस्कशंस करवा सको, ऐसे प्रॉब्लम्स गिवन हो कि बच्चे उसको सॉल्व करें। ठीक है? ये क्या करेंगे कि उनकी जो लर्निंग है उनको रियल लाइफ से जो है वो एक तरह से कनेक्ट करेगी। ठीक है? और वो चीज़ों को ज़्यादा डीपली जो है वो समझ सकेंगे। मीन्स कि आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है उसकी डिस्कशन करवाओ। ऐसा कंटेंट हो कि उसमें जो है जो अपडेटेड करिकुलम हो। जो आजकल जो हम आजकल की जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, आजकल जो है वो किस चीज़ का जो है ट्रेंड ज़्यादा है, आप ऐसी चीज़ें इंक्लूड करो। आप आउटडेटेड करिकुलम को आगे ना चलाओ। ठीक है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग। आपकी लर्निंग ऐसी हो, आपके करिकुलम में जो है वो बच्चों को एनकरेज करे, ऐसा करिकुलम हो जो बच्चों को एनकरेज करे, ऐसे टॉपिक्स हो कि उनको एनकरेज करे कि वो क्वेश्चनिंग करे। क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग हो, वो क्वेश्चन करे, उनमें क्यूरियोसिटी जो है वो आए, ठीक है? वो क्यूरियस हो के चीज़ों को इन डेप्थ में समझना शुरू कर दें, ठीक है? क्वेश्चन पे क्वेश्चन जो है वो शुरू कर दें। तो आपके करिकुलम में जो है ऐसे आपने टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ आपने इंक्लूड कर देनी है कि जो जिसमें आप जो है वो क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग की तरफ जाओ, ठीक है? बच्चों को उसमें एंगेज रखो, वो पार्टिसिपेट करें, वो इन्वॉल्व्ड रहे, एंगेज रहे, वो क्वेश्चंस करें, वो क्यूरियस माइंड हो, ठीक है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड रिसर्च। आपके जो है बच्चों को आपका करिकुलम ऐसा डिज़ाइन हो कि उसमें जो है आप प्रोजेक्ट दे सको, रिसर्च करवा सको, ठीक है? ताकि बच्चे जो है वो खुद उसमें इन्वॉल्व हो। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेज़ की तरफ जाओ, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स हों या ऐसी एक्टिविटीज़ कराओ कि बच्चे को जो है वो उसमें एक्टिव रहे। ठीक है? आप उनको उनसे रिसर्च करवा सकते हो, आप उनसे प्रोजेक्ट पे काम करवा सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा सकते हो, ठीक है? ताकि बच्चे जो है उसमें खुद इन्वेस्टिगेट करें, कंपेयर करें और अपने कंक्लूजन जो है वो खुद निकालें, ठीक है? खुद सॉल्यूशंस निकालें। साथ ही साथ डिस्कशन एंड ओपिनियन शेयरिंग। आपके लेसन जो है वो ऐसे हो जिसमें आपकी जो है वो टाइम फॉर डिस्कशन हो। मीन्स कि आपके लेसन ऐसे हों, आपके करिकुलम में ऐसे टॉपिक्स हों, ऐसे लेसन्स हो, ऐसा कंटेंट हो जो कि डिस्कशन उसमें अच्छी हो सके, डिस्कशन करवा सको, ऐसी एक्टिविटीज़ हों कि जिससे आप डिस्कशन करवा सको, ठीक है? वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुने, दूसरे के ओपिनियन को सुने, ठीक है? अपना ओपिनियन बताएँ, दूसरे के ओपिनियन को सुने और व्यूज़ को एक्सप्लेन करें। इससे क्या होगा कि वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में जो है वो पता चल जाएगा उसे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में डिफरेंट आइडियाज़ उसको आएँगे और उससे टीम वर्क करना भी आ जाएगा, कोलैबोरेशन भी हो। दिस हेल्प्स देम थिंक इंडिपेंडेंटली एंड रिस्पेक्ट अदर व्यू पॉइंट्स। दूसरों की से क्या होगा कि वो इंडिपेंडेंटली थिंक करना जो है वो जान सकेगा, वो खुद सोचना जो है वो शुरू कर देगा, खुद एक चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देगा, ठीक है? खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करना जो है वो शुरू कर देगा, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को वो सुनेगा भी, रिस्पेक्ट भी देगा और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकेगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि क्लास में साइंस आप लेसन दे रहे हो, बच्चों को जो है ये पढ़ाने से अच्छा है, ये बताने से अच्छा है कि प्लांट को जो है वो सनलाइट की ज़रूरत होती है, बल्कि आप क्या करो, आप उनसे कहो कि आप फॉर एग्जांपल आप 2 प्लांट्स लेके आओ, ठीक है? एक को ऐसी जगह रखो जहाँ पे सनलाइट मौजूद है, एक को ऐसी जगह रखो जहाँ पे सनलाइट मौजूद नहीं है, आप खुद देखो। ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा कि एक जो प्लांट है अगर सनलाइट होगा तो वो कितना ग्रो करेगा और जब नहीं होगा तो वो उसका क्या जो है वो कंडीशन क्या होगी। तो इस तरीके से मीन्स कि आप प्रैक्टिकल वर्क की तरफ लेके जाओ। ठीक है, मीन्स कि हम क्या करते हैं, हम तो ए टू ज़ेड बच्चों को सारी चीज़ें खुद पढ़ा रहे होते हैं। हमारा टीचर जो है ए टू ज़ेड बताता है। आपने क्या करना है कि बच्चों को आंसर सिर्फ नहीं करना, बल्कि आपने क्यूरियस माइंड बनाना है। आप जो है उनसे एक्टिविटीज़ कराओ, उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछो कि वो क्रिटिकल थिंकिंग करें, उनसे प्रैक्टिकल वर्क करवाओ। अच्छा, फिर हमारे पास है कि अगर हम एग्ज़ैक्ट टीचिंग मेथड्स की बात करें या स्ट्रैटेजीज़ की बात करें, एज़ अ टूल फॉर एनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग, वो कैसे एज़ अ टूल काम करते हैं, टीचिंग मेथड का कैसे असर पड़ता है। अभी हम देखते हैं कि टीचर का जो टीचिंग मेथड है, उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो कैसे बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग पावर है, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको एनहांस कर सकते हैं। अच्छा,
टीचर जो है वो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटजीज यूज करता है ताकि वो बच्चों को एक्टिव थिंकर बनाए। मीन्स कि टीचर के पास चॉइस है, इतने सारे हमारे पास टीचिंग मेथड्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं आजकल जो है वो, तो सारे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेज हमारे पास हैं। तो आप एक टीचर, एज अ टीचर, आप अगर अच्छे टीचिंग मेथड्स को यूज करते हो, आज अच्छी एक्टिविटीज करवाते हो, ठीक है, आप चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड की तरफ जाते हो, आप बच्चों को इन्वॉल्व करते हो, उनकी पार्टिसिपेशन करवाते हो, उनको इंगेज रखते हो, ठीक है, उनसे ऐसी एक्टिविटीज कराते हो, तब भी जो है वो बच्चे जो है वो एक्टिव थिंकर बनते हैं, ना कि पैसिव लिसनर। जैसे हमारे पास लेक्चर मेथड है, उसमें टीचर जो है वो एक्टिवली आपको बस लेक्चर दे रहा है, पढ़ा रहा है, और हमारे बच्चे क्या होते हैं, वो पैसिव लिसनर सिर्फ होते हैं। तो हमने उनको पैसिव लिसनर नहीं बनाना, बल्कि उनको एक्टिव थिंकर बनाना है। अच्छा, टीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बच्चों को एक्टिव और इंडिपेंडेंट थिंकर बनाने में, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि हाउ टीचिंग मेथड्स हेल्प डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। टीचर कैसे हेल्प कर सकता है बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पावर को डेवलप करने में। सबसे पहले टीचर जो है वो क्वेश्चन आंसर मेथड यूज कर सकता है, आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। मींस कि वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। वो हम हमारे यहाँ तो ये होता है कि अक्सर हम एग्जामिनेशन हमारा सिस्टम है, उसमें आपने देखा है कि ओपन एंडेड प्लस क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। अक्सर जो है हमारा फोकस जो है वो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने बच्चों से जो है वो हमेशा क्या करना है कि आपने उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, ताकि वो अपने, ठीक है, आपने बच्चों से जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, आपने उनको सोचने पे मजबूर कर देना है। ऐसे, ठीक है, दीज आर क्वेश्चंस दैट डोंट हैव जस्ट वन राइट आंसर। हमारे पास जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन का ये होते हैं कि उसमें सिर्फ एक राइट आंसर नहीं होता, बल्कि आपने, दे मेक स्टूडेंट थिंक डीपर एंड शेयर देयर ओन थॉट्स। जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बच्चों को डीपर थिंकिंग पे मजबूर करते हैं और अपने आइडियाज को शेयर करने पे मजबूर करते हैं। आवाज नहीं आ रही? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? जी बिल्कुल, व्हाट नहीं, बल्कि आप पूछो हाउ, कैसे, व्हाई, इस टाइप के क्वेश्चन पूछो। मेरी वॉइस क्लियर है? अच्छा, वो दरमियान में जो है वो लाइट चली गई थी और लाइट आ गई थी, अभी मेरे ख्याल से क्लियर होगी। ठीक है। अच्छा, पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं कि आपको क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस और ओपन एंडेड क्वेश्चन का पता है? जी हाँ मैम। जी। मैम, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें बच्चा जो है ना, एक जनरल क्वेश्चन आप पूछते हो, और क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं टू द स्पेसिफिक, आप किसी चीज के बारे में मांग रहे होते हो। ठीक है, जिसका एक स्पेसिफिक एक राइट आंसर होता है। यस। हाँ, और ओपन ऐसे एंडेड टाइप में का बच्चे को राइट है, बच्चा मतलब अपने थॉट्स और अपने आइडियाज को अच्छे खासा जो है ना लिख सकते हैं और बता सकता है, लेकिन क्लोज एंडेड में बच्चे को स्पेसिफिक वही आंसर करना होता है। हाँ बिल्कुल। और जो हमारे पास, हाँ, ऐसे टाइप जो है, जो हमारे पास ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, हमारे पास जो लॉन्ग या डिटेल्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो अक्सर क्या होते हैं, वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने बच्चों से जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, ताकि वो डीपर अंडरस्टैंडिंग उनकी हो, वो एक चीज के बारे में बहुत ही इन डेप्थ में सोचे, उसको अंडरस्टैंड करे और अपने ओपिनियन बताएं। जी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर टीचर क्लास में इंडस सिविलाइजेशन पढ़ा रहा है, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन ये होगा कि जो है ना, मोहनजोदड़ो या इंडस सिविलाइजेशन कब यानी कि जो है ना तबाह हुई या बर्बाद हुई। हाँ। अब ये क्लोज एंडेड होगा। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि इंडस सिविलाइजेशन कैसे तबाह हुई, व्हाट वर द रीजंस, यानी कि कौन से रीजंस थे, कैसे तबाह हुई, यानी कि हाउ का जब ऑप्शन आ हाँ। जाएगा, तो यहाँ पर ये ओपन एंडेड है कि अब हर कोई अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश कर सकता है, कि मतलब उसमें डिफरेंट डायमेंशन से चली जाएंगी बातें।
बिल्कुल। जैसे मैंने आपको शायद पहले एग्जांपल दिया हो कि ओपन जो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है वो ऐसे हैं जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? किसने आज़ाद किया? ठीक है? तो इसमें क्या है, सबको एक ही आंसर देना पड़ेगा। इसमें एक राइट आंसर है। लेकिन हम अगर हम बात करें, हम कहें कि एज़ अ टीचर अगर आप क्लास में बहुत सारी चैलेंजेस फेस करते हो या डिसिप्लिन का इश्यू है, तो उस सिचुएशन में रहते हुए आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? आप कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करोगे? अभी देखिए, ये क्या है, ये हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है? आप अपने तरीके से अपने ओपिनियंस, अपने पॉइंट्स दे सकते हो। बिल्कुल, उसमें अक्सर आपकी रिमेंबरिंग आ जाती है, ठीक है? मीन्स कि आपने उस चीज़ का रटा लगाना है, एक डेट है, आप उसका रटल अक्सर लगाते हो। अक्सर ऐसा होता है कि उसमें आपकी रिमेंबरिंग आ जाती है, ठीक है? मीन्स आपने ऐसे क्वेश्चन पूछने जैसे व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंड? ये आपके ख्याल में ऐसा क्यों हैपन हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ठीक है? आपने ये नहीं पूछना या आप ये कह सकते हो, फॉर एग्जांपल आपने ये नहीं पूछना है कि ये इसके पीछे फॉर एग्जांपल आप कहो कि बिल्कुल एक एग्जैक्ट आप ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसमें वो एग्जैक्ट एक आंसर हो। आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, बल्कि आपने पूछना है हाउ, कैसे, व्हाई, क्यों है ये चीज़, ठीक है? ये ऐसी चीज़ ऐसी क्यों हुई? क्यों हैपन हुई? ठीक है? इसके पीछे रीज़न क्या है? आपका क्या कहते हो? अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, तो आप इस सिचुएशन में कैसे करोगे? ठीक है? तो ये हमारे पास जो क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन्स हैं। अच्छा, एक टीचर जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन की तरफ जा सकता है, ग्रुप डिस्कशन या डिबेट करवा सकता है, ठीक है? इससे भी क्या होता है कि डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, डिफरेंट ओपिनियन जो है वो शेयर हो रहे होते हैं, ठीक है? हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनते हैं, हमारे पास जो है बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है कि सिर्फ़ हम अ, क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर नहीं करते, बल्कि इसमें हमारी लर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। हम दूसरों को सुनते भी हैं, हम चीज़ों के बारे में क्रिटिकली थिंक भी करते हैं, हम अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को जो है वो डिफेंड भी करते हैं, दूसरों के भी ओपिनियन को जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरों को भी सुनते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास है ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़। टीचर जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ करा सकता है, मीन्स कि उनको एनकरेज कर सकता है कि आप खुद एक चीज़ के बारे में सोचो, आइडियाज़ जनरेट करो, ठीक है? सॉल्यूशन जनरेट करो। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है कि एक चीज़ के बारे में जब आपके ज़हन में एट द सेम टाइम जो आइडियाज़ आ रहे हैं, आप वो जनरेट करो। आप ये मत सोचो कि ये सही है, गलत है, आपने इसको साइड पे कर देना है, बल्कि आपने सोचना है कि आपके ज़हन में जो भी आइडियाज़ हैं, ठीक है? आप वो कराओ। जैसे क्लास में आप जाते हो, आप उनसे कहते हो कि हम आज हमारा ये टॉपिक है, आप लोग जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। आपके ज़हन में जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, आप लोग मुझे बताओ। तो ये क्या है कि बच्चे जो है वो क्रिटिकली थिंक करना शुरू कर देंगे, सोचना शुरू कर देंगे और अपने आइडियाज़ जो है वो शेयर करेंगे। फिर हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड केस स्टडीज़, कि आप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग करवा सकते हो। आप उनके ऐसे जो है वो प्रॉब्लम्स दो, रियल लाइफ प्रॉब्लम दो, ऐसी सिचुएशन दो कि बच्चे जो है वो चीज़ों को खुद एनालाइज़ करें, खुद इवैल्यूएट करें, खुद उसके कंक्लूजन्स निकालें, खुद उसके सॉल्यूशंस निकालें और अपने जो है वो डिसीजंस ले सकें। ठीक है? इससे भी ये होता है कि जब आप बच्चों से इस तरह की इंक्वायरी करवाते हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाते हो, प्रॉब्लम देते हो कि इसके आपने खुद सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो बच्चे जो है वो खुद सोचने लग जाते हैं, खुद उस पे काम करते हैं। इसी तरह हमारे पास इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है कि आप इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की तरफ जा सकते हो, आप उनसे इंक्वायरी करवा सकते हो, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? आप बच्चों को जो है वो इस तरह के एक जो है वो प्रोजेक्ट करवा सकते हो, ऐसा ऐसा काम करवा सकते हो जिसमें वो खुद इंक्वायरी करे। ठीक है? आप उसको जवाब नहीं दोगे, बल्कि आप उनको जो है वो इंक्वायरी करने पे मजबूर करोगे। बच्चे जो है वो सवाल पूछेंगे, उस चीज़ के बारे में जो है वो सर्च करेंगे, खुद जो है एक तरह से इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएँगे, इंक्वायरी की तरफ जाएँगे, नॉलेज को गैदर करेंगे, खुद उस पे काम करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है कि आपने बच्चों को जो है हाँ, चाइल्ड सेंटर्ड की तरफ आपने लेके जाना है, जिसमें बच्चे जो है वो खुद इंक्वायरी करें, खुद इन्वेस्टिगेशन करें, खुद उसके आंसर को जो है वो सर्च करें, ठीक है? उनमें जो है वो क्यूरियोसिटी भी बिल्ड होगी और इंडिपेंडेंट लर्निंग भी होगी, थिंकिंग भी होगी। और साथ ही साथ अपने बच्चों को जो है वो फ्रीडम भी देना है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओपिनियंस। आपने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट हो, जिसमें बच्चे जो है वो रिस्पेक्टेड फील करें, जिसमें वो अपने आइडियाज़ को जो है ओपिनियन को ईज़िली शेयर कर सके। ठीक है? वो अपने आइडियाज़ के बारे में बता सके, अपने ओपिनियंस के बारे में बता सकें। ठीक है? आपने जो है ऐसा टीचर नहीं होना कि आप जो है अगर कोई क्वेश्चन करता है आप उसको रोक दो या आप जो है गुस्सा हो जाओ, उसको डाँटना शुरू कर दो। बल्कि आपने उनको फ्रीडम देना है कि आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हो, अपने ओपिनियंस को आप सजेशन दे सकते हो। आप उनके एज़ अ टीचर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट दो, उनको एनकरेज करो कि ओपन माइंडेड थिंकिंग करें, ठीक है? क्रिटिकल थिंकिंग करें।
इस तरीके से हम बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उस पे काम कर सकते हैं। फिर हमारे पास है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एज टूल्स फॉर फोस्टिंग क्रिटिकल थिंकिंग। हमारे जो असेसमेंट हम करते हैं, जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, उसके ज़रिए भी हम बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पे काम कर सकते हैं। कैसे? अभी इसको हम समझते हैं। अच्छा, असेसमेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आपने बच्चों को जो है वो उनकी जो है वो रिमेम्बरिंग को जो है वो सिर्फ देखना है कि कितना रिमेम्बर किया है। ठीक है? ये सिर्फ हमारा मकसद नहीं होता। असेसमेंट में क्या है कि बच्चे जो है वो डेवलप करे, मेज़र कर सकते हो, आप उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पावर को मेज़र करो। सिर्फ हमने उनको ये नहीं देखना है कि हम एक क्वेश्चन दें और देखें कि इसने कितना जवाब लिखा है और उसी के मुताबिक हम मार्किंग करें। बल्कि असेसमेंट हम इस तरीके से करें, असेसमेंट का हमारा मतलब ये होता है कि हम बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को चेक करें। ठीक है? उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को, उनकी क्रिएटिविटी जो थिंकिंग है, उसको हम देखें कि कितनी क्रिएटिविटी वो लेके आ रहा है, कितने न्यू आइडियाज़ लेके आ रहे हैं और कितनी क्रिटिकली जो है उस चीज़ को समझ रहा है और उसके आंसर दे रहा है। तो हमारे मकसद ये होना चाहिए कि हम उसके क्रिटिकल थिंकिंग पावर को क्या करें, मेजर कर सकें, डेवलप कर सकें। अच्छा, टीचर जो है वो इस टाइप का असेसमेंट जो है वो डिज़ाइन कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो डिज़ाइन कर सकता है, ठीक है? जिसमें बच्चे जो है वो उनके पास चांस हो, उसके बारे में थिंक कर सके, उसको एक्सप्लेन कर सके, अपने डिसीजन ले सके, ठीक है? तो आपने इस टाइप की असेसमेंट लेनी है कि उसमें बच्चे जो है उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पावर इम्प्रूव हो सके। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि हाउ असेसमेंट हेल्प्स इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग। हम जो असेसमेंट करते हैं, असेस करते हैं बच्चों को, हम टेस्ट लेते हैं, इससे हम बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग पावर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जैसे हम एसे टाइप क्वेश्चन दें, एसेस हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है? ये इस तरह की असेसमेंट है जिसमें क्या होता है कि बच्चे जो है वो उस चीज़ को समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, अपने तरीके से लिखते हैं, ठीक है? उसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, ठीक है? एज़ अ क्रिटिकल थिंकर जो है वो क्या करता है, चीज़ों को बहुत ही इन डेप्थ में समझता है और खुद अपने तरीके से उसका जवाब कर देता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन दें जिसमें बच्चे जो है उस चीज़ के बारे में क्लियरली सोच सकें और अपने ओपिनियंस, अपने आंसर दे सकें। हम प्रेज़ेंटेशन दे सकते हैं, हम जो है प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो अपने आइडियाज़ को खुद एक्सप्लेन करें, क्लियरली एक्सप्लेन करें। वो क्या करें, रिसर्च करें, इन्फॉर्मेशन को जो है वो ऑर्गनाइज़ करें और अपने ओपिनियंस खुद बनाएँ। ठीक है? तो आप जब इस टाइप की असेसमेंट करते हो, जैसे हम यूनिवर्सिटी में प्रेज़ेंटेशंस देते हैं, हम यूनिवर्सिटी में जो है वो टास्क करवाते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं, हम प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, उनके बाकायदा मार्क्स होते हैं, असेसमेंट चल रही होती है, लेकिन वो ऐसी असेसमेंट होती है कि वो प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत कुछ सीख भी लेते हैं। उनकी लर्निंग भी हो रही होती है, वो क्रिटिकल थिंकिंग भी कर रहे होते हैं, साथ-साथ उनको असेस भी किया जा रहा है। ठीक है? इसी तरह हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, कि हमने क्या करना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पे जाना है, ठीक है? इंस्टेड ऑफ आस्किंग जस्ट आस्किंग येस एंड नो, आपने जो है येस एंड नो के क्वेश्चन नहीं पूछने या आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, बल्कि इस तरह के क्वेश्चन आप पूछो जिसमें रियल लाइफ या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हो। ठीक है? रियल लाइफ के क्वेश्चन हो, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो, जिसमें बच्चा क्या करे, चीज़ों को खुद प्रॉब्लम को एनालाइज़ करे, प्रॉब्लम को समझे, उसको अंडरस्टैंड करे और अपने तरीके से उसको आंसर दे सके। जस्टिफाइंग आंसर्स, आप बच्चों को ये चीज़ सिखानी है कि आप जो भी लिखो जस्टिफाई करो। अच्छा, हमने कभी इस चीज़ को हमसे नहीं करवाया जाता। यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुँच के भी हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को सिर्फ़ लिख रहे होते हैं। लेकिन आजकल आप देख रहे हो कि आप जब ऐसे सीखते हो, आप में से आपको सिखाया जाता है कि आप जब भी बात करोगे एविडेंस बेस्ड बात करोगे। आप जो है लॉजिक्स पे बात करोगे, ठीक है? आप अपने आंसर को जस्टिफाई करोगे। फिर हम कहते हैं कि हमें ये चीज़ मुश्किल लग रही है। क्यों? क्योंकि हमारी वो प्रैक्टिस स्टार्ट से है ही नहीं। अगर आप बच्चों को ये एक्सप्लेन करो, उनको समझाओ, उनको सिखाओ कि आप जो भी लिखो उसको जस्टिफाई करना आता हो, उसको जस्टिफाई भी करो, ठीक है? तब भी हम बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, थ्रू आर्ग्यूमेंट्स, बिल्कुल। बच्चों से आप पूछो कि आपने जो आंसर दिया है, क्यों दिया है? उसको एक्सप्लेन करो, उसको जस्टिफाई करो, ठीक है? इससे क्या पता चलेगा कि बच्चे को सही से टॉपिक समझ में आया भी है या नहीं आया? वो सिर्फ गेस कर रहा है या वो असल में टॉपिक को समझ चुका है? इससे क्या होगा कि उनकी जो रीज़निंग स्किल्स हैं, वो जो है उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग पावर है, वो इम्प्रूव हो सकेगी। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, टीचर जो है वो बच्चों को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकता है। आप जब उनकी मार्किंग कर लेते हो, आप उनको अच्छा फीडबैक भी दो, ठीक है? ये हमारा मकसद सिर्फ मार्किंग नहीं होती, सिर्फ मार्क्स नहीं होते, बल्कि हमारा मकसद ये होता है कि हम बच्चों
में इम्प्रूवमेंट लेके आ सके, उनके वीक एरियाज उनको बता सके। तो आप ऐसी असेसमेंट करो कि आप जो है अच्छे हेल्पफुल कमेंट्स दो, अच्छे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक तो उनको बताओ कि उनके वीक एरियाज क्या हैं और कहाँ पे जो है उनको इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। तो इस तरीके से भी बेटरमेंट आ सकती है, वो इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ सेल्फ असेसमेंट एंड पीर असेसमेंट आप करवा सकते हो। हम बच्चों से आप पूछ सकते हो कि आप अपने काम को खुद चेक करो, अपने पीर के काम को जो है आप चेक करो। जैसे हमारे क्लास में इस तरह भी होता था कि हमसे टेस्ट लेके हमारे जो टेस्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था कि मेरा टेस्ट जो है वो किसी और के पास चला गया, किसी और का टेस्ट मेरे पास आ गया। हमारा टीचर कहता था कि मैं इसको चेक नहीं करूंगा, बल्कि आपने खुद इसको चेक करना है। तो क्लास में इतनी कंपटीशन होती थी कि बच्चे जो है वो एक दूसरे के टेस्ट को बहुत ही गौर से चेक करते थे। ठीक है, हर एक एक पॉइंट को अंडरलाइन करते थे कि यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है। तो इस तरीके से भी हम करवा सकते हैं अगर हम इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को उनकी जो है वो वीक एरियाज का पता हो, वो इम्प्रूवमेंट लेके आ सके। तो हम उससे क्या कर सकते हैं, पीर असेसमेंट भी करवा सकते हैं। हाँ, रिफ्लेक्शन, बिल्कुल रिफ्लेक्शन के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है, रिफ्लेक्शन कर सकते हो आप, इसमें आपकी पीर कोचिंग भी आ सकती है। ठीक है, पीर कोचिंग क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि आप अपने पीर के जरिए जो है आप मिल के अपने कुली के साथ, अपने पीर के साथ आप क्या कर सकते हो, इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो। आप एक दूसरे को ऑब्जर्व कर सकते हो, एक दूसरे की जो है वो वीक पॉइंट्स को, स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करते हो, फिर एक दूसरे को अच्छा एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हो और मजीद इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो। बिल्कुल, पीर लर्निंग हो जाती है, पीर लर्निंग है, पीर असेसमेंट है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे को जो है मिस्टेक्स बताते हैं, हम बताते हैं कि आपकी वीक एरियाज क्या हैं। तो इस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं और हम क्रिटिकल थिंकिंग पे भी काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि जब हम बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पावर जो है वो इम्प्रूव हो, एनहेंस हो। तो ये इतना आसान नहीं होता, एक इतना इजी टास्क नहीं होता, बल्कि एक टीचर जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करता है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि कैसे चैलेंजेस वो फेस करता है। डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पावर को इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है। ठीक है, एक टीचर, एक स्कूल और स्टूडेंट बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है जब वो इन स्किल्स को बिल्ड कर रहा होता है। तो ये स्किल्स बिल्ड करते वक्त हम बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास है रोट लर्निंग सिस्टम। अगर आपके पास जो है स्कूल में रोट लर्निंग सिस्टम है, मीन्स कि ऐसा सिस्टम जिसका फोकस सिर्फ मेमोराइजेशन पे है, रोट लर्निंग पे है। ठीक है, रोट मेमोराइजेशन पे है, हाँ, इसमें टाइम लगता है, मीन्स कि आप क्रिटिकल थिंकिंग इतनी जल्दी नहीं कर सकते, इसमें टाइम बहुत लगेगा। और स्पेशली अगर आपके पास जो है रोट लर्निंग सिस्टम है जिसका फोकस सिर्फ मेमोराइजेशन के ऊपर है, जिसका फोकस सिर्फ रटाफिकेशन के ऊपर है, वहां उस सिस्टम में चेंज लेके आना, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चैलेंज हो सकता है। लेक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, अगर टीचर की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है, उससे डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटेजीज यूज करना नहीं आता, उससे क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूवमेंट की तरफ वो नहीं लेके जा सकता, उससे जो है डिफरेंट स्ट्रेटेजीज नहीं आती, डिफरेंट एक्टिविटीज करना नहीं आता। तो इससे भी क्या होता है कि अगर प्रॉपरली वो ट्रेन नहीं है, ठीक है, वो कुछ हमारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। ठीक है, वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज नहीं कर सकता। ऐसी स्ट्रेटजीज जो कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर वो स्ट्रेटजीज टीचर को नहीं आती, ठीक है, अगर वो सिर्फ ट्रेडिशनल वे को जानते हैं, ट्रेडिशनल वे में पढ़ाना जानते हैं, तो उनके पास क्या है कि मीन्स कि उनके पास वो ट्रेनिंग ही नहीं है। तो ये भी हमारे पास एक चैलेंज होता है कि टीचर को आता नहीं है कि वो कैसे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पावर पे काम करें। टाइम लिमिटेशंस, हमारे पास जो है हमारा फोकस किस चीज पे होता है स्कूल्स में, अक्सर आपने देखा है कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो। ठीक है, हमारा फोकस जो है वो कंप्लीशन ऑफ सिलेबस है। सिलेबस कंप्लीट हो गया, चाहे वो अच्छे तरीके से हो गया नहीं हुआ, हमारा फोकस ये नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ ये होता है, आपने अक्सर देखा होगा अक्सर सिस्टम में, कि वो पूछते हैं सिलेबस कवर हुआ या नहीं हुआ, अब किस तरीके से हुआ है हम ये नहीं देखते। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये भी एक चैलेंज है, और टीचर के पास इतना टाइम होता ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम टाइम होता है। अगर इतना टाइम हो कि वो बच्चों की थिंकिंग पे काम कर सके, डिस्कशन करवा सके, रिफ्लेक्शन करवा सके, फिर तो ठीक है। लेकिन हमारे पास टाइम इतना लिमिटेड होता है, क्लास की टाइमिंग इतनी कम होती है कि हम बच्चों के इन स्किल्स पे काम ही नहीं कर सकते। हमारा फोकस सिर्फ किस चीज पे होता है कि सिलेबस को कवर करवाएं।
और अगर हमारे पास जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशन हो, मीन्स कि हमारा एजुकेशन आपको को पता है कि हम हमारा सिर्फ जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। हमारा फोकस किस चीज पे है? सिर्फ एग्जाम देने पे, कि हमारे रिटन एग्जाम होते हैं, हम मार्क्स लेते हैं और वही चीज काउंट होती है। ठीक है, तो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशन है जिसमें मेन फोकस क्या है? सिर्फ एग्जाम को पास करना और मार्क्स लेना। ठीक है, बच्चों को वो चांस मिलता ही नहीं है कि वो क्रिएटिविटी दिखा सके। ठीक है, क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ एग्जाम पे एग्जाम देते हैं। ठीक है, हमारा फोकस सिर्फ एग्जाम है। बच्चों को पता है कि आप एग्जाम में जो है चाहे रट्टा लगाओ, जो भी करो, आप अच्छा लिखो, मार्क्स लो, वही काउंट होता है। तो बच्चे जो है वो कभी भी उनको चांस ही नहीं मिलता कि वो क्रिएटिविटी दिखाए, क्रिएटिवली काम करे या क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाए। ये भी हमारे पास एक चैलेंज है। साथ ही साथ लेक ऑफ रिसोर्सेज एंड टूल्स, अगर हमारे पास इतने टूल्स ना हो, फॉर एग्जांपल मैं क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं डिफरेंट एक्टिविटीज कराना चाहती हूँ, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को यूज करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास अगर वो टूल्स नहीं है, डिजिटल टूल्स नहीं है, इनफ मेरे पास अच्छे बुक्स नहीं है, ठीक है, तब भी जो है एक ये चैलेंज है। टीचर जो है उस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग पे काम नहीं कर सकता। अगर आपके पास राइट मटेरियल नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इन स्किल्स को इम्प्रूव करना। पैसिव लर्निंग एटीट्यूड है। ठीक है, हमारे क्या है, हमारे यहाँ क्या है कि पैसिव लर्निंग होती है। ठीक है, बच्चे हमारे पैसिवली जो है वो लिसन करते हैं, सिर्फ टीचर पढ़ा रहा होता है। तो ऐसे सिस्टम में भी क्या होता है कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग पावर जो है वो इम्प्रूव नहीं होती। मीन्स कि हमारे बच्चे जो है अब क्या है कि वो इतना जो है वो टीचर पे डिपेंड करते हैं कि जो टीचर ने बताया हम सिर्फ वही करेंगे। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेते ही नहीं है। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते ही नहीं है कि हमने चीजों को खुद भी अंडरस्टैंड करना होता है। तो इस तरीके से हमने क्यों सिस्टम ही हमने ऐसा बनाया है, हम ऐसे जो है टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं। जैसे लेक्चर मेथड हमारे पास हो गया, सिर्फ लेक्चर मेथड होता है। ठीक है, तो बच्चे जो है पैसिव लर्निंग की तरफ चले जाते हैं, वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। साथ ही साथ जो कल्चरल सोशल बैरियर्स हैं, ठीक है, हमारे जो है डिफरेंट कल्चर होते हैं। ठीक है, कल्चर की वजह से भी बहुत एक हम चैलेंज फेस करते हैं, डिफरेंट कल्चर का होना, सोशल बैरियर का होना। आपके ख्याल में कैसे ये एक एज अ चैलेंज हम इसको लेते हैं? आपके ख्याल में कैसे एज अ चैलेंज हम इसको कह सकते हैं कि एक चैलेंज है हमारे लिए? अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो। मैम, जी। मैम, कल्चर बैरियर ऐसे आता है जब भी हम स्किल बेस्ड लर्निंग की या क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास इतना बड़ा बैरियर है कि हम ट्रेडिशनल मेथड पे जा रहे हैं, जिसके अंदर जो कम्युनिटी है, जो कल्चर है और उनके नॉर्म्स और जो वैल्यूज हैं उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है। और हमारी जो रियल लाइफ है, जिसे हम कहते हैं कि रियल लाइफ सोल्यूशन भी सीखे, तो वो उन्हीं पे ही डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज तो हमारा कल्चर और कम्युनिटी चेंज नहीं है, उनकी जो टेक्निक्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, रियल लाइफ के जो रूटीन है वो चेंज नहीं है। तो बच्चे का स्कूल के अंदर कोई नई चीज सीखना और फिर उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना एक बड़ा सा मसला और कॉन्फ्लिक्ट तक जा सकता है। हाँ, और दूसरी देखिए ये कि हाँ। हमारे ट्राइबल हम्म, सिस्टम हम चाहते ही नहीं है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि हम चाहते ही नहीं कि तब्दीली आए, हम चाहते ही नहीं कि कुछ नया सीखे। उनका मकसद है सिलेबस कंप्लीट करना, और इनका भी यही मकसद है कि बच्चा जाए और पढ़े और किस बस घर वापस आए। हम्म। इसके अलावा फर्दर कोई चीज पे पेरेंट्स फोकस भी नहीं करते। बिल्कुल। और देखिए ये हमारा एक तरह से कल्चर बना हुआ है कि हमारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हमारे ऐसे सिस्टम है कि जिसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपको डिस्करेज कर दिया जाता है। आप अपना एक अच्छा ओपिनियन शेयर करते हो, अपने पॉइंट शेयर करते हो, तो आपको डिस्करेज कर दिया जाता है, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मीन्स ये हमारा एक कल्चर बन चुका है। आप क्वेश्चन ना तो पूछ सकते हो, आप क्वेश्चन पूछते हो तो टीचर जो है वो गुस्सा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारा कल्चर बन गया है कि हम कभी भी क्वेश्चन को इंकरेज नहीं करते। हम पॉइंट ऑफ व्यू को जो है बच्चा जो है वो इंगेज होता है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, वो अपने आइडियाज को शेयर करता है, उस चीज को इंकरेज नहीं किया जाता। ठीक है, कहीं ना कहीं टीचर इस चीज को गलत मानता है। ठीक है, उस चीज को वो अच्छा नहीं मानता।
तो ये हमारा कल्चर है, ये हमारा सिस्टम है जिसमें बच्चा जो है वो इतना एक फेयर होता है, वो एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ठीक है? ये भी हमारे पास एक बैरियर है कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग पावर कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकेगी। फिर हमारे पास है लैंग्वेज बैरियर्स, मीन्स के अगर हमारे जो है वो लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है। ख़ास तौर पे अगर हम छोटे क्लासेस की बात करें, हमारी जो लोकल लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है। हमारी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो हम स्कूल में लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो अलग है। तो ये भी एक बैरियर होता है कि आप जो है एक चीज़ सही से समझा ही नहीं सकते हो। ठीक है? वो अगर कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आपको आपको उनकी बात समझ नहीं आती या आप अपने तरीके से समझा नहीं सकते हो। एक स्टूडेंट जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस तरीके से शेयर नहीं कर पाता, अपने थॉट्स उस तरीके से जो है वो शेयर नहीं कर पाता। एक लैंग्वेज बैरियर आ चुका है। ठीक है? या फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, हमारे जो बच्चे हैं वो इतना अफ्रेड होते हैं, इतने एक फियर होता है, एक डर होता है कि वो अपनी मिस्टेक से इतना डरते हैं कि ये ना हो कि मुझसे मिस्टेक हो जाए। ठीक है? वो बहुत ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं करते कि मेरा आइडिया जो है वो गलत ना हो जाए, टीचर क्या कहेगा, टीचर डाँटेगा, ठीक है? तो एक फ़ियर भी होता है, अगर ये फ़ियर होगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट आप क्रिएट करोगे जिसमें बच्चा जो है वो डर के मारे आपसे क्वेश्चन ना पूछ सके, डर के मारे जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना शेयर कर सके, तो ये भी क्या होता है कि इस तरीके से उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो उनकी थिंकिंग है, वो इतनी एनहांस नहीं होती। और लैक ऑफ मोटिवेशन है, ठीक है? कि आप जो है आप उनकी जो है वो उनको मोटिवेट नहीं करते हो। ठीक है? अगर वो एंगेज होते हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, तो आप उनको एप्रिशिएट नहीं करते हो। ठीक है? तो इस तरीके से हम कहते हैं कि लैक ऑफ मोटिवेशन भी है। जैसे इफ स्टूडेंट डोंट सी द वैल्यू ऑफ थिंकिंग क्रिटिकली, टीचर को बच्चों को पता है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू को उन जो वो जितना भी अच्छा सोचते हैं, जितना भी क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, उसको वैल्यू नहीं दी जाती, उसको एप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो ये क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन आ जाता है। इस तरीके से भी बच्चा जो है वो क्रिटिकली थिंक करना छोड़ देता है। उसके ये स्किल्स फिर इम्प्रूव नहीं होते। अच्छा, फिर अभी हम देखते हैं कि अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग करें, चीज़ों को अच्छे से समझें, इन डेप्थ में समझें, लॉजिक्स पे बात करें, हम जो है फैक्ट्स की बात करें, हम रियलिटी की बात करें, रियल लर्निंग की तरफ जाएँ, ठीक है? तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी, फ़ायदा क्या होगा? अगर हम हर काम में जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएँ, तो फ़ायदा क्या होगा कि हम बेटर डिसीजंस ले सकेंगे, ठीक है? सिर्फ़ इसको कंप्लीट कर लें। हम बेटर डिसीजन ले सकेंगे, हम बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ जा सकेंगे, ठीक है? क्योंकि हम चीज़ों के बारे में इन डेप्थ सोच रहे हैं। अवॉइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, हम कभी भी किसी के फॉल्स इन्फॉर्मेशन पे, फेक न्यूज़ पे कभी भी यकीन नहीं करेंगे। हम ब्लाइंडली कभी भी यकीन नहीं करेंगे, बल्कि हम एविडेंस बेस्ड बात करेंगे। स्मार्टली जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी हमारी, ठीक है? हम अपने आइडियाज़ को अगर हमें एनकरेज किया जाता है, हम अपने आइडियाज़ खुद बनाते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग हमारी होगी, इससे हमारे जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड हो सकता है। कि आपके अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ पे जो है आप जो है वो ट्रस्ट करने लगते हो, ठीक है? कॉन्फिडेंट हो जाते हो, यूज़फुल इन रियल लाइफ़। साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग का फ़ायदा क्या होता है? इम्पोर्टेंस ये भी है कि हमें रियल लाइफ में बहुत काम आती है, चाहे हम स्टडीज़ की बात करें, चाहे हम वर्क की बात करें या डेली जो चैलेंजेस है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमें बहुत काम आती है। हाँ, लीडरशिप स्किल्स आ जाते हैं, बिल्कुल। तो ये तमाम हमारे पास क्या है, ये स्किल्स हैं, ये इम्पोर्टेंस है, ये वो तमाम फ़ायदे हैं जो कि क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से हमें हमें वो फ़ायदे मिल जाते हैं।